आज है बाजार में मजबूती का दिन और पूरे दिन भर शानदार तेजी के साथ बाजार करते हुए कारोबार आखिरी 1.5 घंटे में इस मजबूती को बढ़ाएंगे या फिर लगेगा ब्रेक। और क्या करें, कल की वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी और साथ ही साथ बड़ी क्रेडिट पॉलिसी की तैयारी। तो अगला 1.5 घंटा कल के लिहाज से होगा बेहद अहम। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी, साथ ही मैं हूं दिवांशी आशर। और आप देखें, जैसे कि हम कह रहे हैं, मजबूती के साथ आज बाजार टिके हुए हैं। निफ्टी बैंक में लगभग 500 अंकों की मजबूती और निफ्टी करीब 150 अंकों की मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ दिख रहा है। डाउ फ्यूचर से भी थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ दिखा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि आज की बड़ी बातें क्या है। अनिल जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून देवांशी। आंखें तरस गई थी ऐसी स्क्रीन देखने के लिए, ऐसा दिन देखने के लिए। याद ही नहीं आता पिछली बार कब देखा था। शायद बजट के दिन, थोड़ा बजट के बाद। आज वापस ऐसा लौटा है कि जान लौटी है थोड़ी मार्केट में, क्योंकि आज का सेशन जो है लगातार मजबूती का है। विस्तार से डिस्कशन करेंगे आज के बाजार में अब तक की यात्रा पर, लेकिन बता दें अब तक की बड़ी बातें। 150 अंकों की मजबूती के साथ 17,400 के ऊपर टिकता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी 38,500 के पार निकलकर टिकने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स मजबूती के साथ 500 पॉइंट ऊपर है इस वक्त। तो तीनों ही इंडेक्स 1 से 1.25% की मजबूती दिखाते हुए इस वक्त आपके लिए। कहाँ से आ रही है मजबूती? IT मजबूत है, ऑटो मजबूत है, मेटल, प्राइवेट बैंक्स और NBFC, ये सारी की सारी कंपनियां हैं जो मजबूत आपको नजर आएगी। लेकिन सरकारी बैंक और ऑयल एंड गैस शेयर आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हुए, क्योंकि पिछले 2-3 दिन कमजोर बाजार में यही मजबूत भी थे। डाउ फ्यूचर्स सेंचुरी मारता हुआ ऊपर की तरफ 100 पॉइंट और यूरोप के बाजार लगातार तीसरे दिन अच्छी मजबूती दिखाते हुए 0.5 से 1% तक की तेजी यूरोप के बाजारों में आपको नजर आएगी। तो ओवरऑल मूड माहौल देश और दुनिया दोनों जगह चुस्त दुरुस्त मजबूत। चलिए, तो अच्छा लग रहा है सुन के। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, बताइए अनिल जी, आज जिस तरह से मजबूती आती हुई दिख रही है, कोई ठोस कारण है या फिर हाँ, मतलब मजबूती के लिए ज्यादा ठोस कारण की जरूरत नहीं है देवांशी। खाली FIs बेचना, अगर उतना हो जाए, ओवरसोल्ड मार्केट हो, उतना वो कॉम्बिनेशन काफी है। फिर थोड़ा सा तो आग में घी डालने का काम डाउ ने कर ही दिया और डाउ फ्यूचर्स भी 100 पॉइंट ऊपर है। तो 3 इक्के अगर आपके हाथ में हो, पहला ग्लोबल मार्केट्स, दूसरा FIs की बिकवाली का प्रेशर कम और तीसरा वीकली एक्सपायरी के ठीक पहले हल्के बाजार। लेकिन आज के सेशन में काबिल तारीफ चीज क्या है, वो है बैंक निफ्टी का फिर से लीडरशिप लेना, जिसकी उम्मीद मुझे कम थी। वजह है कि कल क्रेडिट पॉलिसी, और इस बार क्रेडिट पॉलिसी में पहली बार थोड़ा डर लग रहा है कि गवर्नर साहब क्या कहेंगे, क्या करेंगे। करेंगे से डर कम है, कहेंगे से डर ज्यादा है ना। सो उसके बावजूद अगर बैंक निफ्टी लीडरशिप पायलट सीट पर आ जाए तो मेरा काम हो गया। फिर मुझे बाजार की कमजोरी का डर कम हो जाता है। अगर बैंक निफ्टी मजबूत ना रहे या अंडर परफॉर्म करे तो भरोसा थोड़ा कम रहता है कि निफ्टी अपने आप में क्या, क्योंकि बैंक निफ्टी 35% वेटेज देने वाला है, 30% तो वो मजबूत चाहिए और वो होता दिख रहा है। 38,500 के ऊपर टिकना बैंक निफ्टी के लिए ये बहुत जरूरी है और आखिरी 1.5 घंटे में घुसने के पहले ये एक अच्छा संकेत है। अगर हम ये टिक पाए 38,550 के पार निकलकर, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी फिर आपको 38,575, 725, 850 वहां तक की यात्रा आज और कल में करवा सकता है। अब आइए निफ्टी का जहां तक सवाल है, 17,400 के ऊपर आप टिक रहे हैं। अगला टारगेट जो आपका बनता है 17,465 का बनता है प्रिसाइजली। मैंने 17,475 राउंड फिगर में रखा है। 17,475, 17,500 तक की जाने की तैयारी उतनी जगह है। उसके बाद देखेंगे क्या कुछ है। कंजेशन जोन का है 17,500, 17,575 वो जगह है जहां पर अगर आज हम पहुंचते हैं तो वहां प्रॉफिट बुक करके इंतजार करेंगे। फिर से कल देखते हैं क्या कुछ होता है। बैंक निफ्टी में 38,725, 38,850 आ गया, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, इंतजार करेंगे कि आगे क्या होता है। लेकिन ओवरऑल जो स्क्रीन दिखा रही है वो साफ तौर पर मजबूती की तरफ इशारा कर रही है। धीमे धीमे आप मजबूती बढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं। और एक अच्छी बात है, कल के विपरीत आप देखिए देवांशी, कल जिस तरह से हर 10-10-15 मिनट में झटके लग रहे थे, है ना। आप जब तक देखो मंदी तब तक बढ़ गया, ऊपर देखो तो तब तक, कल वही बोला था जैसे 17,200 आता है, कोई चपत लगाता है नीचे आ जाता है। कल वैसे ही हो रहा था ना। आज देखिए किसकी हिम्मत है चपत लगाए। बिल्कुल, आज काफी सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया तेजी है, एक तरफा तेजी है, मजबूत तेजी है। बीच में एक आध डिप आई, तुरंत खरीद लिया। सो स्ट्रेंथ है, बढ़िया है, अच्छी मजबूती के साथ बाजार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो आखिरी 1.5 घंटा बेहद अहम होगा, और इसलिए अहम होगा क्योंकि कल की तैयारी करनी है। कल 2 बड़े एग्जाम है, गवर्नर साहब की पॉलिसी का भी बाजार को एग्जाम देना है और उसके बाद वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी भी। तो चलिए 1.5 घंटे के इंटरेस्टिंग एक्शन पर बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल, तो आप देखिए लेवल्स आपने नोट कर लिए होंगे निफ्टी और निफ्टी बैंक के, जो कि आज के लिए फिलहाल के लिए अहम है। बाकी डिटेल्स में जो डेटा है वो आपको अनिल जी समझाएंगे आगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रिगर्स से और आज उन खबरों से जो मार्केट खुलने के बाद आए। हमारे साथ कुशल और वरुण जुड़ चुके हैं। कुशल, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून।
गुड आफ्टरनून देवांशी। नंबर्स में अभी पावर ग्रिड के नंबर्स आने बाकी हैं, साथ ही F&O स्पेस से अबॉट इंडिया, ACC, ऑरो फार्मा, बर्जर पेंट्स, GMR इंफ्रा जैसे स्टॉक्स अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। PCBL यानी फिलिप्स कार्बन ब्लैक, यहाँ पर नतीजों के साथ साथ शेयर विभाजन पर बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स, यहाँ पर बाईबैक पर विचार किया जाएगा नतीजों के साथ साथ, और FDC में भी यही चीज़ की जाएगी। साथ ही जिंदल स्टेनलेस, हिसार, यहाँ पर आज नतीजों के साथ साथ पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है, और रीस्ट्रक्चरिंग और बोनस सिक्योरिटीज़ पर विचार करता हुआ दिखेगा सुंदरम क्लेटन। 10 फरवरी नंबर्स काफ़ी हैवी है, लिस्ट है इसमें, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प, हिंडाल्को और M&M निफ्टी से नंबर्स आएंगे। और F&O की तो लंबी लिस्ट है, चुनिंदा नाम आपको ABB, एलेंबिक फार्मा, अमर राजा बैटरीज के नाम से मैं आपको बता देता हूं। सुबह 10 बजे RBI की क्रेडिट पॉलिसी आएगी, और मॉयल यहाँ पर 10 फरवरी को यानी कि कल बाईबैक बंद होता हुआ दिखेगा 693 करोड़ का। स्ट्राइड्स फार्मा पर नजर रखिए, नतीजों के साथ साथ पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है। और यहाँ पर टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स भी कल फंड रेजिंग पर बोर्ड बैठक करता हुआ दिखेगा। भारत फोर्ज, यहाँ पर भी काफ़ी सारे विकल्पों पर ये विचार करेंगे फंड जुटाने के लिए। और हरियाणा में स्कूल्स रीओपन होंगे क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक, तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट का निर्देश अब जारी होता हुआ दिख रहा है। तो अनलॉकिंग काफ़ी सारे स्टेट्स में अब स्कूल्स लेवल पर भी हो रही है। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे BPCL, चोलामंडलम, टोरेंट पावर और एल्केम लैब। एक्स डेट होगी ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज की स्टॉक स्प्लिट की, और साथ ही यूके के Q4 GDP आंकड़े और US की CPI जनवरी के आंकड़े आते हुए दिखेंगे। 11 फरवरी ONGC के नंबर्स आएंगे, और F&O स्पेस से चुनिंदा नाम, जिसमें अपोलो हॉस्पिटल, अशोक लीलैंड, ग्लेनमार्क फार्मा जैसे स्टॉक्स अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। बलरामपुर चीनी भी एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा, और अशोक लीलैंड भी 250 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग को लेकर जो है यहाँ पर विचार करता हुआ नजर आएगा। PFC 11 फरवरी को डिविडेंड पर भी विचार करेगा नंबर्स के साथ साथ, और ग्लोबल जापान के बाजार बंद रहेंगे, और भारत का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी आता हुआ दिखेगा। ओके, तो ये है सारे के सारे खबर। कल जापान बंद है, कल परसों शुक्रवार, परसों। ओके, परसों बंद है, कोई खास वजह? सर हॉलीडे लिखा हुआ था। अच्छा, खाली हॉलीडे है, ओके, छुट्टी है, वजह पता नहीं चली, कोई बात नहीं, हम छुट्टी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, खबरों वाले शेयर वरुण बताइए, आए हैं बहुत सारे रिजल्ट्स? आए अनिल जी, एक तो अभी चल रहे थे DCB बैंक, थोड़ी देर पहले चल रहा था DCB बैंक। ओके, हाँ, तो वो मैं लिख नहीं पाया। कोई बात नहीं, मतलब वो काम हमें करना है। हाँ, अब बाकी आपने जो किया वो बताओ। हाँ नहीं, तो उसके अलावा बॉश के नतीजे है अनुमान से थोड़े बहुत कमजोर है। 301 करोड़ के आसपास के मुनाफे का अनुमान था, यहाँ पे कंपनी का मुनाफा जो है 235 करोड़ पे आया है, हालांकि 186 करोड़ से बढ़ के आया है। आय जो है 3030 करोड़ से बढ़ के करीब 3110 करोड़ के आसपास आई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है ऑटो टेक में करीब 1000 करोड़ के आसपास का खर्च करेगी, ये भी कंपनी ने बताया है। TTK हेल्थ केयर मुनाफा 7.6 करोड़ से बढ़ के 12.2 करोड़ पे आया है, तो नतीजे अच्छे हैं। मार्जिन्स बड़े हैं 6.6% से बढ़ के 8% के आसपास के। माइंडस्पेस रीट ठीक ठाक नतीजे हैं, कंपनी का मुनाफा 43 करोड़ से बढ़ के 50 करोड़ के आसपास आया है। PNG हेल्थ थोड़े कमज़ोर नतीजे हैं, मुनाफे में गिरावट हुई है 68 करोड़ से घटकर 44.8 करोड़। आय जो है हालांकि वो बढ़ी है, करीब 28 करोड़ के आसपास आय इस कंपनी की बढ़ी है। अंजनी पोर्टलैंड मुनाफा घटा है 21 करोड़ से घटकर 4.2 करोड़, तो नतीजे थोड़े कमज़ोर है। इंगसोल लैंड ठीक ठाक नतीजे हैं, मुनाफा बढ़ा है यहाँ पे 20 करोड़ से बढ़कर 28.6 करोड़, और आय में भी बढ़ोतरी हुई, तो अच्छे नतीजे। इनफैक्ट पटेल इंजीनियरिंग कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, 43 करोड़ के घाटे के मुकाबले 29.5 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है, तो ये नतीजे अच्छे हैं, आय में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी है। खबरों में सबसे पहले जो एक्सक्लूसिव खबर हमने आपको दी MCX को लेके, कि सूत्रों के हवाले से खबर लगी है कि ICEX जो है वो कमोडिटी कारोबार से बाहर हो रहा है, और अब केवल ये जो फंड है उसके कारोबार में रहेगा, तो इसका इम्पैक्ट जो है म्यूचुअल फंड के कारोबार में, तो इसका इम्पैक्ट जो आपको MCX पे भी देखने मिला। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस पे GST की दरें जो है उसमें बदलाव हो सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य खर्चे जो है कोविड के चलते बढ़ चुके हैं, इसके लिए हो सकता है कि GST के रेट जो है उसमें बदलाव हो। फिलहाल करीब 18% के आसपास की GST है। DB रियल्टी स्टॉक अपर सर्किट पे है, यहाँ पे नॉन प्रमोटर्स को कन्वर्टेबल वारंट जारी करने वाली है कंपनी, करीब 5 करोड़ के आसपास की कन्वर्टेबल वारंट जारी करेगी। इसमें से 1 करोड़ के आसपास रेखा झुंझुनवाला और रैर एंटरप्राइजेस को भी ये जारी करने वाले हैं। L&T कंस्ट्रक्शंस को ऑर्डर मिला है, करीब 1000 से 2500 करोड़ के आसपास के रेंज में इन्हें ऑर्डर मिले हैं। कुछ ब्लॉक डील्स हुई है, वेदांता में 6,40,000 शेयर्स की, अशोक लेलैंड में 9 लाख शेयर्स के, और पेट्रोनेट LNG आज इस कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं, उसके पहले 20 लाख शेयर्स के बड़े सौदे इस काउंटर पे हुए हैं। ओके, ये आपने इंश्योरेंस वाली खबर क्या बताई, वापस बताओ। इंश्योरेंस प्रीमियम सस्ती हो रही? हाँ अनिल जी, उसमें बदलाव की बातें की जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो स्वास्थ्य में खर्चे बढ़ रहे हैं उसके चलते GST रेट्स कम हो सकते हैं। फिलहाल 18% के आसपास है। 5% करवाओ इसको।
हो जाएगा अनिल जी। तो हमने तो बजट के टाइम बहुत स्ट्रांगली डिमांड रखी थी कि ये तो कर ही देना चाहिए, कर ही देना ये तो कोई लग्जरी नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस लेना तो नेसेसिटी है। जाहिर सी बात और आजकल तो मतलब आप हॉस्पिटल में जाते हो, हॉस्पिटल कम दिखते हैं, 5 स्टार होटल ज़्यादा दिखते हैं, उससे ज़्यादा चमकते हैं और पैसे भी पूरे लेते हैं फिर वो। तगड़े लेते हैं। हाँ, मतलब कभी आदमी अगर बेड वेड और वो ऑक्सीजन और वो सब लटके हुए ना दिखे तो ऐसा लगे होटल में तो नहीं आ गया। राइट अनिल जी, सही बात है। हाँ, सो मतलब इतने पैसे लगते हैं तो कम से कम इंश्योरेंस तो अब सस्ता होना चाहिए। वैसे भी सबने प्रीमियम बहुत बढ़ा दिए, इसलिए बजट के वक्त हमने बहुत स्ट्रांग डिमांड भी रखी थी कि मेडिकल इंश्योरेंस पे तो जीएसटी कम से कम हटा ही देना चाहिए। जैसे खाने पीने की चीज़ों पे नहीं है वो तो जरूरी है, वैसे मेडिकल इंश्योरेंस भी जरूरी है। 5% भी क्यों, 18% से 0 करना चाहिए सरकार को। अच्छी चीज़ है, जहाँ से भी आई है खबर बढ़िया आई है, इसलिए मैंने कहा वापस से पूछ लूँ, मैं बोलूँ उससे पहले। ओके अनिल जी, एकदम सही। चलिए बढ़ते आगे, तैयार है हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ, और पहला बिल्कुल क्लोजिंग शो का फॉर अ चेंज जय ठक्कर के लिए। जय जी, बताइए जी। वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, मार्केट ने एक रेंज अच्छी होल्ड की। इनफैक्ट मॉर्निंग में हमने निफ्टी नहीं दिया था बिकॉज लग ही रहा था कि शायद एक टिप आया, और वो टिप आई भी। अच्छी खासी हमें टिप देखने मिली, 17,360-70 की रेंज में निफ्टी आया। एंड एक दफे नहीं अनिल जी, 2 दफे आया वो रेंज पर। बट देन ये देखने मिल रहा है कि मार्केट 17,350-300 के जो रेंज है उसको होल्ड कर रहा है अच्छी तरह से आज के ट्रेडिंग सेशन में। दैट इंडिकेट्स के ये रेंज जब तक होल्ड कर रही है हमें हाई लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बट देन ऑन द अपसाइड अगर मैं देख रहा हूँ जी, तो पीसीआर पे तो इम्प्रूव हुआ ही है, बट ऑन द अपसाइड 17,500 550 के आसपास का एक रेजिस्टेंस भी है। सो ये वीकली एक्सपायरी नहीं है जी, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी 17 फरवरी की एक्सपायरी का 17,400 का कॉल ऑप्शन खरीदे, 186 पर मिल रहा है अभी है। एंड अनिल जी, यहाँ पे जो मैं स्टॉप लॉस देख रहा हूँ दैट कम्स टू अराउंड 133। सो 186 पे खरीदे, 133 का स्टॉप लॉस बन रहा है, 17,400 का कॉल, 17 फरवरी की एक्सपायरी का। ऊपर मैंने जी जो इसके टारगेट मुझे नजर आ रहे हैं दैट इज 227, एंड सेकंड टारगेट जो अनिल जी बन रहा है वो है 254। सो 227, 254 ये दो टारगेट्स के लिए 17,400 का कॉल खरीदे निफ्टी का। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये जो रेंज है लगभग ये जो 80-90 पॉइंट की ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है नीचे, तो 17,550 तक के लेवल से हमें निफ्टी स्पॉट में देखने मिल सकते हैं। 500 to 550 की रेंज में निफ्टी आ सकता है। ये है आज फाइनली अब जय की तरफ से कॉल आता हुआ खरीदारी करने का निफ्टी पर। कॉल ऑप्शन में सुबह इंतजार कर रहा था, लेकिन सुबह शायद आप डेटा फॉर्मेशन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जब हम सुबह बात कर रहे थे कि 17,300 के पार निकलते ही 1,04,00,000 शेयर निफ्टी पर कॉल राइटर्स शॉर्ट हो जाएंगे, राइट? बिल्कुल, देख लो। उसके बाद 17,400 और अभी भी कॉल राइटर्स, हालांकि कॉल राइटर्स जो है उन्होंने शॉर्ट कवर किए है, लेकिन जैसे जैसे 100 पॉइंट ऊपर बढ़ते हैं और नीचे के जुड़ते जाते हैं। तो बड़ा मजेदार है, डेटा मैं तैयार कर रहा हूँ, मजा आएगा। लेकिन फिलहाल निफ्टी पर जय की तरफ से कॉल ऑप्शन आता हुआ। बिल्कुल, तो आप देखिए पॉजिटिव ही कॉल है और अगले हफ्ते की एक्सपायरी है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स भी। चलिए वागले जी के लिए एक बिगुल, वागले का वंडर। वागले जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपका स्टॉक। गुड आफ्टरनून देवांशी, गुड आफ्टरनून अनिल जी। ये डिस्क्लोजर है कि अभी अभी हमने ये कॉल हमारे क्लाइंट्स को दिया है, बाय करके चलना है। चोला फिनांस 677, 77, 20, 30 का भाव है, यहाँ से लेकर 675 तक बाय करे, 670 के नीचे का स्टॉप लॉस। और मेरा मानना है ये स्टॉक 700 तक जाना चाहिए आज और कल में। चोला फिनांस यहाँ पे मजबूती आपको देखने मिलेगी। फिलहाल आप देखिए 750 के लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ। वैसे भी आप देखिए कल पॉलिसी से पहले हम देख रहे हैं चुनिंदा जो NBFCs हैं, बैंक्स हैं, उसमें लगातार तेजी होती हुई दिख रही है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। देखते हैं कि कल पॉलिसी में किस तरह से कमेंट्स आते हैं। लेकिन फिलहाल चोला इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मजबूती 700 तक के टारगेट्स के लिए आपको करनी है खरीदारी। 670 यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए कुछ स्टॉक्स पर भी नजर कर लेते हैं आज की ट्रेडिंग सेशन में। और आप देखिए सीमेंट यहाँ पे थोड़ी सी मजबूती बता रहा था, अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट, इसके नतीजे आते हुए दिखे थे, जो कम आते हुए दिखे थे। जो मुनाफा है वो 21 करोड़ से घटा है और करीब 4 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। और अंजनी पोर्टलैंड, अब देखिए स्टॉक किस तरह से रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। एक क्विक राय ले लेते हैं। वागीश जी बताइए, अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट क्या करना चाहिए इस स्टॉक पर? जी वागले साहब को ढूंढने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, अंजनी पोर्टलैंड, क्योंकि वागले साहब के रडार पे रहते हैं सारे। हाँ, आराम से वागले साहब, आराम से मैं समझ गया कैश कैश हो गया। इतना साल है, मैं तो 15 साल से आपको सवाल पूछ रहा हूँ।
हाँ अनिल जी मिल गया। जी 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 बोलिए। अनिल जी मुझे लगता है ये 300 के नीचे अगर जाता है तो 278 280 तक भी जा सकता है। बेसिक पैटर्न इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन 300 के नीचे ही वीक होगा। अभी यहाँ पर बेचना भी है तो भी बाउंस पे बेचे 310 312 के। 315 के ऊपर मुझे जाते हुए नहीं दिखता। 315 के ऊपर मजबूत होगा, 300 के नीचे और कमजोर है। इस 300 से 315 की रेंज में इसको फुटबॉल खेलने दे, गोल नहीं होगा। एक तरफ कहीं निकलेगा तो ही बड़ा मुंह आएगा, लेकिन तब तक बड़े मुंह के लिए तैयार होता दिख रहा है एबट इंडिया। ये है वो स्टॉक, और आप लोगों को भरोसा ना हो तो भी फिर मैं फिर से बोल दूं, याद दिला दूं, भरोसा हो जाए कि अब ये वायदा कारोबार का हिस्सा है, एफएनओ का स्टॉक है। नतीजा है और नतीजे दिख रहे हैं बेहद दमदार इस वक्त एबट इंडिया के। मुनाफा 170 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ आता हुआ दिख रहा है। मुनाफे में है बढ़त और आय में 1095 करोड़ से बढ़कर 1224 करोड़ आय आती हुई दिख रही है। आय में भी अच्छी बढ़त, तो मुनाफे और आय दोनों में बढ़त। स्टॉक है 4% मजबूत। कुणाल जी, उड़ती चिड़िया के पंख गिनने वाले और भागते हुए शेयर के लेवल बताने वाले नतीजों के तुरंत बाद हमारे कुणाल जी बताएं सर। अनिल जी देखिए, बहुत ज़बरदस्त चार्ट है एबट इंडिया का। स्टॉक में बड़ा करेक्शन आया, करेक्शन के बाद सपोर्ट के करीब अब ये स्टॉक आ चुका है और वहां पर अच्छे नतीजे आए हैं, तो इसके बाद इसमें कुछ तेजी बनेगी। लेकिन अनिल जी इसको एफ&ओ में गलत रखा हुआ है। मेरी निजी राय ये है कि इसको एफ&ओ में नहीं होना चाहिए। जिस तरह का ये शेयर है, ये तो अनिल जी निवेश लायक शेयर है, इसको लेकर भूल जाएं। इसमें ट्रेडिंग करेंगे तो अनिल जी पछताएंगे। तो मेरी राय में ट्रेडिंग के लिए ना देखें इसको। जिनके पास निवेश है, बिल्कुल निवेशित रहने की राय। आपकी राय मान ली आपके सर। सवाल भी है, एक मिनट सवाल के लिए मैं पहले आता हूं। पहले आपने जो राय दी वो माननी जरूरी है। एबट इंडिया को हम एफएनओ से बाहर निकाल देते, इसकी जगह ए फॉर एबट इंडिया, ए फॉर एवेन्यू सुपरमार्ट को ले आए। नहीं नहीं अनिल जी, ऐसा घोर अंधेर न करें। अनिल जी आपके मुंह से जो निकलता है अनिल जी वो सही हो जाता है। मैं आपसे अभी पूछने वाला हूं अनिल जी। जी हाँ, आप पूछिए। 3 बजे का लेवल, 3 बजे का लेवल, 3 बजे का लेवल। हाँ अच्छा, ओके। आज का लेवल तो बता दीजिए। 17,500। अरे प्रभु, 2:30 बजे का तो इंतजार कीजिए। तो 2:30 बजे बस मैं डेटा तैयार कर ही रहा हूँ। तो 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी में अगर ऐसा कोई लेवल बढ़िया निकल कर आया तो ज़रूर बताऊंगा कुणाल जी। चलिए, मेरे पेशेंट्स में एक और बढ़ोतरी होगी। कुणाल जी भी मेरी 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी के नए पेशेंट हैं। मज़ा आया है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया कुणाल जी। तो 2:30 बजे तक थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए आप। मैं एक बार डेटा देख लूँ और डेटा देखने के बाद आपको बताऊँगा। आइए, एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी इंटरेस्टिंग भी, मार्केट के लिहाज से भी, और आप अगर पर्सनली टैक्स भरते हैं तो आपके लिहाज से भी, और भरते होंगे, सब भरते हैं, हम भी भरते हैं, आप भी भरते हैं। सरकार कैपिटल गेंस के टैक्स के जो नियम हैं इनकी समीक्षा करने जा रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, खुद रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज साहब ने कहा है। सीआईआई के एक कार्यक्रम में बजाज साहब ने कहा है कि वो कैपिटल गेन टैक्स का पूरा जो ढांचा है उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं, राय मशविरा कर रहे हैं। उन्हीं से सुन लीजिए। My view on the capital gains is that we need to have a absolutely relook at capital gains. And whenever I discuss this outside, it creates a lot of friction. Because when I look, number one is the rate itself. Number two is the period for which it is. I think it is too complicated that we have created, because for real estate, we have made it 24 months. For shares, we have made it 12 months. For debt, it is 36 months. So we really need to work out on that. And what you are also now saying is that for sale of the industries or the maybe the real estate linked to the industry, that also should be covered in the capital gains. I think this is another work in progress. We have done some work on this to see what is the rates, what are the periods in the elsewhere in the world, including our nations of our kind and also the developed world. I think a lot needs to be done. The problem is that when we do something, some of the people will be losers as compared to what their provisions presently are, and some would be gainers. बिल्कुल अनिल जी, जिस तरह से सरकार ये सोच रही है, सही डायरेक्शन में सोच रही है 100%। और मजा आ गया बजाज साहब को सुन के। ये तो चीज़ मैं चाहता था बजट में हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं हर चीज़ बजट में हो। बजट के बाद भी साल के 364 दिन और बचते हैं काम करने के लिए। अगर उसमें भी सरकार काम करे तो क्या कहने। और सही डायरेक्शन में सोचने की क्या क्या सोचने की ज़रूरत है। पहला, कैपिटल गेंस अलग अलग एसेट क्लास पर जो लगते हैं, क्या उनमें किसी तरह की समानता लाई जा सकती है। देखिए, जीएसटी आने के बाद, जीएसटी आने के पहले नारा एक क्लियर कट था, 1 नेशन 1 टैक्स।
करेक्ट। सो मतलब आप एक टैक्स तो कभी नहीं कर सकते जिंदगी में, किसी भी देश में नहीं है, तो हम भी नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम उस तरफ ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं? सिमिलरली कैपिटल गेन टैक्स में भी क्या हर एक एसेट क्लास में भले आप सेम ना कर पाए क्या, लेकिन उस दिशा में बढ़ सकते हैं आगे? क्या कम से कम स्लैब्स रख सकते हैं? पहले दर के लिहाज से, दूसरा समय के लिहाज से। इक्विटी में 1 साल का लगता है लॉन्ग टर्म, म्यूचुअल फंड इक्विटी वाले हैं तो 1 साल का, डेट में 3 साल, कहीं 2 साल, रियल एस्टेट में, मतलब अलग अलग एग्जैक्टली सबके अलग अलग है। कहने का मतलब अनलिस्टेड में 2 साल, कहीं स्टार्टअप्स में अलग हैं। तो सारे जो अलग अलग टैक्स के समय हैं कि कहाँ 1 साल में लॉन्ग टर्म हो जाता है, कहाँ 2 साल में होता है, कहाँ 3 साल में होता है, कहीं रेट आपके 10% है, कहीं 15% है, कहीं मार्जिनल रेट पर 30% है। तो इन सबको एक साथ लाकर अगर एक डायरेक्शन में आप इसको सिंप्लीफाई कर पाए, प्लस किसी पर सरचार्ज ज़्यादा है, किसी पर कम है, जो इस बार सरकार ने क्लियर कर लिया कि 15% से ज़्यादा सरचार्ज किसी पर नहीं लगाएंगे, तो कम से कम ये तो एक अच्छा काम किया। कोई भी किसी तरह का कैपिटल गेन टैक्स हो जाए तो उससे 15% से ज़्यादा सरचार्ज नहीं लगाएंगे, इस बजट में वो ठीक किया है। सो मेरे ख्याल से ये बहुत सही सोच है सरकार की, और जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, मज़ा आ जाए। बिल्कुल, तो काम सही डायरेक्शन में चल रहा है। बिल्कुल। हाँ, ये दूसरी चीज़ ऐसी होगी जिससे ऐसा लगता है कि बजट के बाहर भी काम होता है। पहली चीज़ की जो अभी डिस्कस कर रहे थे, जीएसटी मेडिक्लेम पे, हेल्थ इंश्योरेंस पे ना हो बजट में, कोई बात नहीं, बजट के बाहर कर दो। तो मेरा तो पॉइंट सिंपल है, बजट एक दिन आता है, बाकी 364 दिन काम करने के अपने पास बहुत है। तो अगर उसमें काम कर ले तो बजट के दिन की वैल्यू ही खत्म हो जाए। आइए, सचिन जी तैयार है बिल्कुल उनके लिए, BTS डबल टी वाला। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून देवांशी। अनिल जी, यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है डॉक्टर रेड्डी एक पर्टिकुलर काउंटर में। सो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। पहला टारगेट होगा अराउंड 4490 का, सेकंड टारगेट होगा 4550 का। स्टॉप लॉस यहाँ से लगाना है आपको 4355 पे। खरीदारी करनी है डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स में। ओके, तो डॉक्टर रेड्डीज है जहाँ पे आपको खरीदारी करने के मौके आज मिलते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं। और फार्मा स्टॉक्स भी थोड़े थोड़े अब मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। अबॉट के नंबर्स आते हुए दिखे, इसके बाद डॉक्टर रेड्डीज थोड़ी सी मजबूती दिखा रहा है फिलहाल इन लेवल से। इसके साथ ही आज अब देखिए टीटी के हेल्थ केयर, यहाँ पे भी जो नंबर्स आते हुए दिखे, इस पर भी आप नजर कीजिए। जो ओवरऑल मुनाफा है वो बढ़ता हुआ दिखा था, आय में भी थोड़ी सी बढ़त आती हुई दिख रही है और मार्जिन बढ़ते हुए दिखे टीटी के हेल्थ केयर के, जैसे कि हम बात कर रहे हैं। और इसकी कॉल ले लेते हैं एक बार, क्योंकि आप देखिए स्टॉक करीब 5% तक की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ दिख रहा है। कुणाल जी, आप देखिए बताइए, टीटी के हेल्थ केयर क्या लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 700 के लेवल्स के आसपास फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। देखिए देवांशी, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है टीटीके का, हमने इसमें एक कंसोलिडेशन का दौर देखा है और कई महीनों से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में कुछ खास नहीं हुआ। बाजार में जब रैली बनी उसमें भी कोई खास पार्टिसिपेशन नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात है कि इन स्तरों के आसपास सपोर्ट दिखता है चार्ट पर। तो मुझे लगता है कि ये जो 650-660 के लेवल्स हैं, यहाँ पर मजबूत सपोर्ट है। नीचे आए बाय करना चाहिए। ऊपर मुझे 810-815 तक की जगह दिखती है, तो उछाल में 810-815 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। नीचे बाय करके ऊपर बेचें, ये रणनीति मुझे लगता है इसके लिए सबसे उपयुक्त रहेगी। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करें। अगर पहले का खरीद है तो 650 का स्टॉप लॉस रख लें। ओके, 650 का स्टॉप लॉस लगाएं, लेकिन 5% तक की मजबूती है। गेंस आगे बढ़ते हुए दिख सकते हैं। 800 के लेवल्स के ऊपर तक के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। इस स्टॉक में नतीजे जो आते हुए दिखे वो काफी मजबूत हैं। आगे बढ़ते हैं और आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में ब्याज दरों पर जो फैसला आता हुआ दिखेगा, क्या है वो फैसला, क्या उम्मीद बनती हुई दिख रही है इकोनॉमिस्ट की, और साथ ही पॉलिसी में क्या अहम बातें होंगी जिस पर ध्यान रखना चाहिए, इन सब पर हमने एक पोल करवाया है। ये बताने के लिए हमारे साथ अब वरुण दुबे जुड़ चुके हैं। वरुण, आफ्टरनून, बताइए जो इकोनॉमिस्ट हैं क्या मान के चल रहे इस बार के आरबीआई पॉलिसी में? गुड आफ्टरनून देवांशी। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि रेपो रेट में क्या बदलाव होंगे, क्योंकि कुछ समय बाद फेड की पॉलिसी भी आने वाली है और वो पहले इंडिकेट कर चुके कि हम रेट बढ़ाएंगे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक लोगों का इसी पे फोकस है कि आरबीआई क्या कहता है और क्या करता है। तो हमारा पहला सवाल यही था कि क्या आरबीआई रेट हाइक करेगा। तो सब ने एक सुर में कहा कि नहीं, रेट हाइक तो आरबीआई बिल्कुल नहीं करने वाला इस बार। 100% लोगों, देखिए इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि एक सुर में लोगों ने कहा कि नहीं, आरबीआई रेट हाइक तो नहीं करेगा। दूसरा सवाल हमारा था कि क्या रिवर्स रेपो रेट में चेंज होगा, क्या वहाँ आप बदलाव का अनुमान लगा रहे हैं। तो कुछ लोगों का कहना था, यानी कि 35% कि हाँ हो सकता है 10 से 20 बेसिस पॉइंट के आसपास का ट्वीक आपको रिवर्स रेपो रेट में देखने मिले। लेकिन 65% लोग, यानी कि मेजॉरिटी लोग यहाँ भी मान रहे हैं कि शायद आरबीआई यहाँ भी छेड़छाड़ ना करे। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो दोनों में शायद छेड़छाड़ ना हो। तीसरा हमारा था कि चलिए इस बार तो नहीं होगा, लेकिन क्या आने वाले समय में होगा, और अगर होगा तो कितना होगा। क्या 10 से 20 बेसिस पॉइंट,
या फिर 15 बेसिस पॉइंट, 15 से 25 बेसिस पॉइंट और 25 से 50 बेसिस पॉइंट, ये 3 ऑप्शन हमने दिए थे और मेजॉरिटी लोग तीसरे ऑप्शन के साथ गए। 70% लोगों ने कहा कि 25 से 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट हाइक जो है आपको कैलेंडर ईयर 2022 में देखने मिल सकता है। वो तो अच्छा है कि हमने इसके आगे के टारगेट नहीं दिए, मेरे ख्याल से नहीं तो कुछ लोग वो भी कह देते कि 1-1.5% के आसपास भी होगा, लेकिन मेजॉरिटी 25 से 50 बेसिस पॉइंट के आसपास मान के चल रहे हैं। फिर हमने पूछा कि आरबीआई का स्टैंस क्या होगा, क्या एकोमोडेटिव स्टैंस आरबीआई यहाँ भी रखेगा, तो 85% लोगों का कहना था कि हाँ, आरबीआई का जो स्टैंस है वो इस बार भी एकोमोडेटिव ही रहने वाला है। अगला सवाल हमारा ये था कि अगर अभी रेपो रेट हाइक नहीं हुआ तो ये रेपो रेट हाइक कब होगा, क्या ये Q1 में होगा या फिर Q2 में होगा। दो हमने इनको ऑप्शन दिए थे और 90% लोगों का मानना है कि Q1 FY23 में रेट हाइक जो है वो आरबीआई पक्का करने वाला है, यानी कि इस बार की पॉलिसी मिस होगी लेकिन अगली पॉलिसी में आपको रेट हाइक आरबीआई की तरफ से ज़रूर देखने मिलेगा। अब रेट से हम आगे बढ़े, हमने सोचा कि चलिए अब जीडीपी और इन्फ्लेशन पे पूछा जाए, तो हमने उनको पूछा कि क्या जीडीपी एस्टीमेट्स पे आरबीआई कोई बदलाव करेगा, तो यहाँ 70% लोगों का कहना था कि हाँ, आरबीआई जीडीपी के एस्टीमेट्स में कुछ बदलाव इस बार कर सकता है, कोई ट्वीक कर सकता है। 30% लोगों का कहना था कि नहीं करेगा। इन्फ्लेशन को लेकर भी यही पूछा कि क्या इन्फ्लेशन के आंकड़े में कोई बदलाव होगा, तो यहाँ पे 25% लोगों का कहना था कि हाँ, शायद कोई बदलाव हो सकता है। 75% कह रहे थे कि नहीं, यहाँ पे आरबीआई कोई भी ट्वीक नहीं करेगा, यानी कि जीडीपी में थोड़े बहुत ट्वीक कर सकते हैं, इन्फ्लेशन के आंकड़ों में आरबीआई कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने वाला है। और कहाँ पे नज़र होगी आपके आरबीआई पॉलिसी में, तो खासकर सबकी कमेंट्री पे बजट होगी, इसके अलावा लॉन्ग टर्म रेट्स, और हाँ, और एक चीज़ जो इस बार बजट में ऐलान हुआ, डिजिटल करेंसी, उसके टाइमलाइन को लेकर आरबीआई क्या कहता है ना, ये भी सबके सब सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, तो आप देखिए ये कुछ बातें हैं जो कि काफ़ी अहम रहेंगी कल की पॉलिसी में, और कमेंट्री क्या आती है बजट के बाद, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ज़्यादातर ये लोग मानते हैं कि इस बार रिवर्स रेपो जो रेट है वो थोड़ा सा हाइक होता हुआ दिख सकता है। और इसके बाद हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक मजबूती के साथ कामकाज भी करता हुआ दिख रहा है। शुक्रिया वरुण इस पोल के लिए। एक स्टॉक रडार पर आ रहा है, आप देखिए बलरामपुर चीनी लगातार इस स्टॉक में तेजी होती हुई दिख रही है। पिछले 10 मिनट में करीब 1.5% तक की मजबूती आ चुकी है इस स्टॉक पर, और 440 के लेवल्स के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वागले जी, बलरामपुर चीनी क्या करना चाहिए स्टॉक पे, 440 के लेवल्स के आसपास है फिलहाल? देवांशी, ये एक हाई मोमेंटम स्टॉक है, मुझे लगता है 1 से 2 दिनों के व्यू से ये स्टॉक 460 के आसपास जाना चाहिए। यहाँ पर यह हल्की सी करेक्टिव मूव आती है 433, 434, वहाँ पर ले ले। 427 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 2 से 3 दिन के व्यू से 458 टू 460 का मेरा व्यू है, तो मेरा व्यू डेफिनेटली बुलिश है। बुलिश व्यू फिलहाल बलरामपुर चीनी पर मिलता हुआ दिख रहा है। किरण जी भी अब हमारे साथ है। किरण जी, हाय, गुड आफ्टरनून। पिरामल एंटरप्राइज, इसके भी कल नतीजे आने वाले हैं और नतीजे से पहले थोड़े से मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्या लगता है आपको, क्या लेवल्स आ सकते हैं कल तक? देवांश आफ्टरनून, अनिल जी आफ्टरनून। देखिए, एक अच्छा खासा मूव हमने 2250 से लेके 2550 तक देखा, उसके बाद एक उसका रिट्रेसमेंट देखने को मिला और आज से स्टॉक थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड करता नजर आ रहा है। मेरा मानना है कि अभी लॉन्ग पोजीशन जिनके पास है वो 2420 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस में रहे, और आपको कल तक यानी रिजल्ट के बाद 2550 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए, जहां पे पहला रेजिस्टेंस है। अगर ये निकल जाता है तो 2650 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, पिरामल एंटरप्राइज, ये राय निकल के आ रही है 2470 के लेवल्स के ऊपर फिलहाल कामकाज होता हुआ। देखना होगा नतीजे किस तरह से आते हैं। एक बिल्कुल वागले जी के लिए बताइए सर। देवांशी, अडानी एंटरप्राइजेस बाय करके चलना है। 178586 का करंट भाव है, यहाँ से लेकर 1782 तक आप बाय करें। 1770 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 15-17 रुपए की रिस्क होगी। मुझे लगता है 1820 तक जाने के लिए तैयार है, ये लेवल्स कल तक आने चाहिए। अडानी एंटरप्राइजेस का फ्यूचर खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से। आइए, 2:30 बज गए, सेठी साहब का स्वागत कर लिया जाए। टाइम से सेठी साहब भी आ रहे हैं, आज तो लाइव हैं हमारे साथ, फोनर पे नहीं है। और उसके बाद 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कुणाल जी, वो भी तैयार है। सेठी साहब, सुस्वागतम। बताएं सर, क्या इरादा है? अभी तो पिच आपके लिए फर्स्ट क्लास है। उस दिन 2 दिन पहले जब हालत खराब थी, आप तो तब भी लगातार खरीदारी करने की राय दे रहे थे। अब खाली ये बताइए कि दोनों कैश के स्टॉक्स हैं या फ्यूचर्स भी? गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल, देखिए कल जिस समय मैं आया था 2:30 बजे, उस समय बाजार
दिन भर की बहुत बड़ी उतार चढ़ाव के बाद भी थोड़े नेगेटिव थे, जब मेरा ये कन्विंसिंगली मानना था कि हम अराउंड मतलब नियर द बॉटम है और यहाँ से बाजार में रिकवरी के लिए प्ले करना चाहिए, तो वो कॉल एक ठीक था कॉल। बाकी अनिल जी, आज 2 स्टॉक अभी हाल फिलहाल तो 2 कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं जिनमें खरीदारी करनी है। बाकी अभी पूरे क्लोजिंग सेशन में हूँ आपके साथ, तो जो भी एफएनओ के स्टॉक्स या कैश के और भी कोई स्टॉक रेडर पे आएंगे तो उसको भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। तो अभी जैसा आप कह रहे थे कि 2:30 बजे कल में आया था, जो है ना स्ट्रेटेजी होती है ना, स्ट्रेटेजी सरी साहब, उसमें ऐसा होता है कि हर जगह अपना मजबूत आदमी रहना चाहिए। जैसे 9:30 बजे जैन साहब हमारे मजबूती से खड़े रहते हैं, 2:30 बजे आप मजबूती से खड़े रहते हैं, बीच में दिन भर आपका साथ देने के लिए कभी कुणाल जी पीछे से आ गए, कभी किरण जी आगे से आ गए, कभी साइड से आपके जय ठक्कर निकल गए, तो ये तभी जाके मतलब है ना पूरी स्ट्रेटेजी कंप्लीट होती है। तो इसलिए हमने 2:30 बजे स्पेसिफिकली आपको उस वक्त रखा है जिस वक्त सबसे ज़्यादा जरूरत भी होती है। अब बताएं सर, पहला कैश का स्टॉक आज का। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का पहला कैश का स्टॉक है, एक सॉलिड कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस से। स्टॉक का नाम है आईटीडी सीमेंटेशन, जो कि अभी 78 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये एक लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि मेनली मेरीटाइम स्ट्रक्चर्स, फिर आपके मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि मेट्रो रेलवे के कारोबार, उसमें मेट्रो रेलवे कंस्ट्रक्शन में काम करती है, फिर डैम्स है, टनल्स है, एयरपोर्ट्स है और हाईवेज है, इन सब सेगमेंट्स में काम करती है। सॉलिड कंपनी है। हाल ही में मतलब जनवरी 2021 में इनको 4600 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले, और ऑर्डर्स मिले एक तो चेन्नई में मेट्रो रेल के लिए, फिर अडानी का जो अहमदाबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है वहां से ऑर्डर्स मिले, फिर सिक्किम यूनिवर्सिटी से ऑर्डर मिले। तो ऑल इन ऑल एक सॉलिड कंपनी है। और जिस तरह से इनके बाकी के भी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स किए हुए, दिल्ली मेट्रो पे काम किया हुआ, मुंद्रा पोर्ट पे किया हुआ है, फिर जो बजट के दौरान भी मैंने इस स्टॉक की चर्चा करी थी, बिकॉज जो रिवर लिंकिंग का सरकार का एक अभी जो उन्होंने एक केन बेतवा, ये जो नदी की लिंकिंग का एलोकेशन किया है, और ऐसी 5 नदियों को लिंकिंग करेंगे तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन तो उसका बेनिफिट उठाएगा ही, बट बाकी आईटीडी सीमेंटेशन भी उसमें काफी एक बड़ा प्लेयर हो सकता है। तो ऑल इन ऑल लॉन्ग टर्म के लिए आपसे भी अच्छा लग रहा है, शॉर्ट टर्म में अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। और ये आईटीडी का पूरा नाम है इटालियन थाई डेवलपमेंट कंपनी, तो कहीं ना कहीं फॉरेन का भी इसमें एक्सपोजर स्टेक है। और बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, 12 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो बुक वैल्यू है 62 के आसपास, तो 1.26 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है। और डेट इक्विटी रेशियो भी इस तरह की इंफ्रा कंपनी के लिए 0.34 का सिर्फ डेट इक्विटी रेशियो है। तो मैं बुलिश हूँ, मुझे शॉर्ट टर्म में इसमें 90 के मेरे टारगेट है और स्टॉप लॉस रखना है 70 रुपीज रुपए का स्टॉप लॉस, 90 के टारगेट। आईटीडी सीमेंटेशन, इटालियन थाई डेवलपमेंट सीमेंटेशन, आईटीडी, ये नाम तो मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली सेठी साहब, मैंने भी कभी सोचा नहीं आईटीडी सीमेंटेशन का नाम पता लगा। ये तो पता था कि कुछ विदेशी इनका कनेक्शन है। इटालियन थाई डेवलपमेंट, प्रमोटर इंडियन है कि बाहर के हैं? नहीं, इटालियन थाई डेवलपमेंट मुझे लगता है बाहर के होने चाहिए, इस कंपनी के नाम से स्टेक है, बट इटालियन है, थाई है, तो फिर बाहर से हो गया। बाकी अली जी शेयर होल्डर लिस्ट में काफी अच्छे नाम भी है इसमें, तो मतलब काफी अच्छे लोगों का इंटरेस्ट है। मुझे लगता है ये स्टॉक इस साल ये इंफ्रा का अच्छा प्ले हो सकता है, तो एक अच्छा स्टॉक है जिसमें एक मीडियम से लंबी अवधि के लिए भी निवेश करके रखा जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए सेठी साहब की तरफ से आईटीडी सीमेंटेशन में खरीदारी करने की राय 90 रुपए में। सेठी साहब दूसरी पिक भी बताई दीजिए लगा, ताकि फिर आपके पास समय पूरा रहे, आगे कोई एफएनओ की स्टॉक ढूंढने का। नहीं तो क्या है, अगर यही मैं बाद में लूंगा तो आप बोलेंगे अभी तो मेरी पहले वाली नहीं हुई, वो होने के बाद दूसरी ढूंढूंगा, तो पहले बता दो सर आप। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, जो दूसरी पिक है वो आज अनलॉक थीम पे प्ले है। वो मतलब जिस तरह से हम सुन रहे हैं चारों तरफ अब अनलॉक की बातें हो रही है और सबने अब कोरोना को तो जैसे हम भूल ही गए। स्टॉक का नाम है रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज। ये अभी 380 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता है। इस कंपनी का आईपीओ आया था हाल ही में 425 के प्राइस पे, 17-18 टाइम आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन एक सॉलिड कंपनी है और उस समय थोड़े बाजार के माहौल खराब थे, लॉकडाउन का सिनेरियो चल रहा था, तो स्टॉक को मतलब लिस्टिंग जो है वीक हुई है, 325 तक भी नीचे गया, बट वहां से एक बहुत अच्छी तेजी इसने 500 तक के लेवल की करी और फिर अब वहां से करेक्ट हो गई, आज 380 के लेवल पे स्टॉक आ गया। बट मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। ये SaaS मीनिंग सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस फॉर ट्रेवल एंड हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, फिर डैश जैसे डेटा एज अ सर्विस, इस तरह के कारोबार में है। और
होटल्स है, एयरलाइंस है, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स, कार रेंटल्स, इन सबको कैटर करती है। बहुत ही जबरदस्त एक कस्टमर बेस है, अराउंड 1440 कस्टमर्स है, जिसमें 8 तो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है। फिर क्लाइंट लिस्ट देख रहा था तो मार्की क्लाइंटेल्स है, जैसे क्लाइंट है जैसे ओयो है, लेमन ट्री है, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स ग्रुप है। तो ये जो स्टॉक है, ये जैसे जैसे अब हम दुनिया भर में, जैसे यूके से अभी खबरें आई गई कि वहाँ कुछ भी लॉकडाउन नहीं है, सबको जैसे सब फ्री है। और आज हम अभी थोड़ी देर पहले शायद क्वेश्चन में एक रिपोर्ट की थी कि कई स्टेट गवर्नमेंट ने स्कूल को खुलने का, सिनेमा हॉल 100% खुल जाएंगे। तो चारों तरफ अब एक अनलॉक थीम चलेगी और ये स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है बहुत अच्छा कर सकता है, खरीदारी करने की सलाह है। 380 के लेवल्स के आसपास 400 रुपए का मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट और 370 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो दो स्टॉक्स आपके लिए, रेट गेन ट्रैवल, आईटीडी सीमेंटेशन, स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए। शुक्रिया विकास जी इन दोनों स्टॉक्स के लिए। लेकिन बच चुके हैं 2:30 और अब जान लेते हैं डेटा किस तरह से आता हुआ दिख रहा है और क्या स्ट्रैटेजी है अनिल जी की तरफ से। आने वाली खुशी के लिए एक ख्याल ही काफी है। इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स। डॉ फ्यूचर्स में मजबूती काफ़ी है, 180 पॉइंट्स तक की मजबूती है। नास्डैक फ्यूचर्स भी 110 पॉइंट मजबूत है और कल भी रिकवरी थी, आज भी मजबूती आगे बढ़ती हुई दिख रही है। इसके साथ ही कच्चे तेल पर आप नज़र कर लेते हैं, यहाँ पे भी थोड़ी सी गिरावट थी। आज सुबह भी हमने देखा था गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ दिख रहा था, लेकिन अब हल्के से हम देख रहे हैं 91 के लेवल्स के आसपास ब्रेंट क्रूड में कामकाज होता हुआ दिख रहा है। और बाकी बाजार पर भी एक बार नजर कर लेते हैं। एशियन मार्केट्स, यूरोपियन बाजार भी हरे निशान में अच्छी मजबूती के साथ कामकाज होते हुए दिख रहे हैं। सर, सारे ग्लोबल मार्केट्स काफ़ी पॉजिटिव हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में, यूएस मार्केट्स पे हम देख रहे हैं डाउ फ्यूचर्स 187, 190 पॉइंट्स तक की मजबूती है। नास्डैक में भी अच्छी मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ दिख रहा है। संकेत तो काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। संकेत अच्छे सर, काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, बढ़िया बात है। अच्छे तो चलिए, अब आप लेवल्स देख लीजिए। पहली चीज़, हम हैं 17,450 के आसपास। ठीक है, जो आज के लिए आखिरी लेवल है वो 17,475 का था। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा रुक सकते हैं 17,475, 17,500 के आसपास। अब इसके ऊपर जाना तो कल जाना है, और कल के लिए आपके लिए बहुत ही क्रूशियल दिन होगा 3 बजे से। पहला, आप 17,500, 17,575 की फाइनल और कंजेशन जोन पर पहुंचेंगे, जहां आपने बजट के दिन क्लोजिंग दी थी। ठीक है, तो वापस से तेजी का ट्रेंड आप 17,575 के ऊपर बंद होने पर करेंगे, तो उस रेंज पर पहुंच रहे हैं जहां मेक और ब्रेक है। और मेक और ब्रेक में 2 फैक्टर और हैं, ग्लोबल के अलावा, एफआईज के अलावा, एक्सपायरी कल की और साथ ही क्रेडिट पॉलिसी भी। सो मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से निफ्टी हो सकता है आप इन लेवल के आसपास आज की यात्रा रुकते हुए देखें 17,475, 17,500 पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है, खराब बिल्कुल भी नहीं है। और क्यों नहीं है वो मैं बता दूँ। 17,400 पार 17 करने पर शॉर्ट्स जबरदस्त हो गए हैं। 17,400 के कॉल राइटर्स 66 लाख शेयर हैं, वो रिस्क पर हैं। 17,450 का कॉल राइटर 30 लाख शेयर, वो भी रिस्क पर है। तो करीबन 2 करोड़ शेयर, 1.25 करोड़ शेयर अभी भी कॉल राइटर्स रिस्क पर है 17,450 के ऊपर, जो अभी भी शॉर्ट है। तो पहली चीज़ तो ये कि ज़्यादा गिरने नहीं देंगे। सो आपकी नीचे की रिस्क तो बहुत क्लियर कट है कि कम है। 17,335 के नीचे बंद नहीं होगा निफ्टी आज, ये बात पक्की है, जो कि यहाँ से 100-125 पॉइंट नीचे है, वो क्वेश्चन है। हो सकता है हम 17,400 के नीचे भी बंद ना करें। अगर 3 बजे का लेवल जो कुणाल जी हमें बोल रहे हैं वो 17,500 के ऊपर निकल कर टिक गए, तो फिर ये 17,575 आज 3:30 बजे के पहले, नहीं तो कल सुबह सुबह एक बार दिखा देगा। तो 17,500 वो लेवल होगा ऊपर की तरफ और 17,400 नीचे। तो मुझे जो लग रहा है वो ये कि शायद अगला 1 घंटा आप 17,400, 17,500 की रेंज में टाइम पास कर दें, न वो पार करें न ये पार करें। और क्यों कह रहा हूँ, 17,500 पर कॉल राइटर्स 82 लाख शेयर हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, थोड़ा रुकना बनता है। 17,400 पर पुट राइटर्स 58 लाख शेयर हैं, कॉल राइटर्स 66 लाख शेयर हैं। तो 17,400 के नज़दीक आएंगे तो कॉल राइटर भी अपनी शॉर्ट काटने की कोशिश करेगा। तो रेंज क्लियर कट वेल डिफाइंड है। तो ये होगी आपकी बात निफ्टी पर। अब आइए बैंक निफ्टी, 38,500 के ऊपर आप आखिरी मिनटों में टिक रहे हैं। और बैंक निफ्टी पर इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर दोनों ही शॉर्ट पोजीशन का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है। इंट्राडे में 38,225 दिया था, आज का लो 38,200 है। तो इंट्राडे का तो सुबह ही हो गया।
क्लोजिंग अगर 38,500 के ऊपर होती है तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है। एक चीज़ ध्यान में रखनी जरूरी है, बैंक निफ्टी की ताकत सिर्फ 1.5% की और निफ्टी से ज़्यादा है ये नहीं है। बैंक निफ्टी की ताकत इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस दिन है, कल पॉलिसी है, कल एक्सपायरी है, लेकिन बैंक निफ्टी अपनी पुरानी रंगत में आ रहा है। पिछली बार भी बढ़ने में बैंक निफ्टी ने लीडरशिप ली थी, अब फिर से बढ़ने में बैंक निफ्टी लीडरशिप ले रहा है, 1.5% ऊपर है। तो बैंक निफ्टी मुझे ज़्यादा मजबूत नजर आ रहा है अब वापस से 38,500 पार होने के बाद, और ये तैयार है 38,725 और 38,850, 38,925 के टारगेट के लिए। तो चाहे तो आप बिगुल के तौर पर कर लें, चाहे वैसे ही कर लें, बैंक निफ्टी पर 38,500 का कॉल ऑप्शन खरीदा जा सकता है वापस। हाँ, यहाँ पर 240 रुपये के आसपास है 38,500 का कॉल ऑप्शन। वहाँ पर स्टॉप लॉस आप लगा लें, कोई मेरे ख्याल से 200 के आसपास का लगा लें, या जय बताएंगे मुझे अगर 38,500 का कॉल ऑप्शन खरीदना है तो ऊपर में। और ऊपर में जो टारगेट बनेंगे वो टारगेट होने चाहिए आपके 38,500 के कॉल ऑप्शन में 280, 300 और 350। ये 3 टारगेट के लिए आप बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन कल की एक्सपायरी का खरीद सकते हैं। और स्पोर्ट लेवल के लिहाज से मैं आपको बैंक निफ्टी के ऊपर के लेवल दे दूँ, 38,725 पहला छोटा टारगेट 38,575 का होता है जो आ गया, 38,725, 38,850 और 38,925, इन 3 टारगेट की तरफ बैंक निफ्टी जाने को तैयार है। तो अगर 3 बजे तक जो सवाल आपका है वो मैं बता दूं कुणाल जी, मुझे आज 3 बजे वाले फैक्टर में बैंक निफ्टी पर ज़्यादा फोकस करना है निफ्टी के बजाय। अगर बैंक निफ्टी 38,500 के ऊपर 3 बजे तक टिका रहा तो फिर बैंक निफ्टी फायरवर्क्स दिखाएगा 38,575, 38,725, 38,850 और 38,925। ये टारगेट हैं 4 जिसके लिए बैंक निफ्टी में खरीदारी बनेगी। और बैंक निफ्टी कल आपको पॉलिसी के पहले 38,850, 38,925 दिखा सकता है, अगर आज 3 बजे तक या ज़्यादा से ज़्यादा 3:05 के पहले तक 38,500 पर टिका रहे। तो आज का फोकस बैंक निफ्टी पर है। निफ्टी के लिए जितना मुझे चाहिए था वो लगभग आ चुका है, तो अब मैं फोकस बैंक निफ्टी पे कर रहा हूँ। तो पहले तो इस पर एक बार जय से राय ली जाए और उसके बाद मैं कुणाल जी से बात करूँगा। जय बताइए बैंक निफ्टी। जी अनिल जी बिल्कुल सही कहा। जहां तक बैंक निफ्टी के डेटा अनिल जी मैं वही देख रहा था कि 38,500 के लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने राइट भी कहा कि निफ्टी में 17,500 के करीब के बन रहे, बट देन निफ्टी अभी तक 17,500 के ऊपर निकला नहीं है, जबकि बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली निकल चुका है 38,500 के ऊपर, उसके ऊपर टिक भी रहा है। और अनिल जी जो आपने कॉल ऑप्शन रेकमेंड किया 38,500 का, यहाँ पे जो मैं स्टॉप लॉस आपको बता रहा हूँ वो रहना चाहिए करीब 90 के नीचे। यहाँ पे मेरे हिसाब से ये जो 38,500 के ऊपर बैंक निफ्टी निकला है, टिक रहा है, अनिल जी इमीडिएटली जो सपोर्ट यहाँ पे अभी बनकर आ रहा है बैंक निफ्टी का, दैट वुड बी 38,300। अब 38,300 के नीचे आना नहीं चाहिए इमीडिएट बेसिस पर। अगर ये मूव सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट लेवल जो बैंक निफ्टी का निकल कर आएगा वो 38,900 का रहेगा। अनिल जी वो यहाँ से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कॉल ऑप्शन है 38,500 का करीब 360 से 400 के लेवल हमें दिखा सकता है, 38,500 का कॉल, और डाउन साइड 90 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो उसके नीचे का। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर राय जय की तरफ से भी आती हुई दिख रही है। जय भी कह रहे हैं कि ऊपर की तरफ जाने की तैयारी बन सकती है। कुणाल जी आपके सवाल का जवाब मिला? अनिल जी बिल्कुल मिल गया। अनिल जी दोनों लेवल्स मैंने नोट कर लिए। अनिल जी 17,500 3:05 पर, और अनिल जी बैंक निफ्टी में 38,500। तो अनिल जी दोनों लेवल्स मुझे लगता है आ जाएंगे। अनिल जी बस थोड़ी प्रार्थना शुरू कर दी हम लोगों ने अनिल जी यहाँ पर। ज़्यादा संभावना है कि आज आपको मौका बैंक निफ्टी देगा, निफ्टी कम देगा, क्योंकि निफ्टी के लिए 38,400 38,500 की 100 पॉइंट की जो रेंज उसके बीचों बीच में है, तो संभावना निफ्टी में थोड़ी कम दिखती है। असंभव तो कुछ भी नहीं है। अभी भी 17,450 पार करने के बाद बैंक निफ्टी में भी करीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा शेयर शॉर्ट हैं कॉल राइटर्स, तो वो तो खींच ही सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में ज़्यादा संभावना इसलिए दिख रही है कि पिछले आधे घंटे से लगातार बैंक निफ्टी 38,500 के ऊपर टिका हुआ है, और अगर 3 बजे तक टिका रह जाता है 38,500 के ऊपर तो ये दिखा सकता है कमाल आपके लिए। आइए किरण जी के लिए बिगुल, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी प्योर ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस पे कॉल दे रहा हूँ। रिलायंस में अच्छी खासी अपमूव देखने को मिल जानी चाहिए। हमें देखने को मिल रहा है लगभग 2440 तक अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। इन द मनी में सारे के सारे ऑप्शन अनवाइंड होते नजर आ रहे हैं, पर आउट ऑफ द मनी 2440 में भी अच्छी खासी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो एक छोटा सा बैरियर अभी 2400 के आसपास जो है
जो ऑप्शन बैरियर है वही थोड़ी सी तकलीफ देगा, पर मेरा मानना है कि कल तक 2440 के आसपास के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। और अभी जो लॉन्ग करोगे तो इसका स्टॉप लॉस काफी बहुत ही नजदीक है। रिलायंस के चार्ट के हिसाब से मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस 2375 का रहेगा, यानी लगभग 12-13 रुपए नीचे स्टॉप लॉस है। थोड़ा सा डीप डाउन भी कर सकते हैं, पर मेरा मानना है कि वो अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है तो 2440 कल सवेरे आपको देखने को मिल जाना चाहिए। ओके, 2440 तक के टारगेट्स आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज बता सकता है और बाजार में मजबूती आती हुई दिख रही है। हेवी वेट्स में अब धीरे धीरे खरीदारी करने के मौके आते हुए दिख रहे हैं। एक बिल्कुल जय के लिए जय का जैकपॉट। बताइए जय। जय, उसमें जबरदस्त आज कमबैक मोमेंटम में भी अपॉर्ट के रिजल्ट्स के साथ शायद देखने मिल रहा है हमें। सो सिप्ला में अगर आप देखें तो बहुत ही क्लियर 960 के ऊपर लेवल्स निकले हैं। यहाँ पे 970 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे जो अभी मिल रहा है 21 रुपए पर, 21 पर मिल रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो देवांशी होना चाहिए दैट वुड बी एट 15.60, 15 रुपए 60 पैसे पे आप स्टॉप लॉस लगाए, 21 पे खरीदे। पहला टारगेट जो यहाँ पे बन रहा है वो है 29 का। सेकेंड टारगेट बनेगा 33 का। सेकेंड टारगेट थोड़ा छोटा सा ही बन रहा है देवांशी, 33 का। उसका रीजन ये है कि करीब करीब 1000 के आसपास सिप्ला आता है और 1000 के आसपास रुकता है। ये करीब ब्रॉडर रेंज रही है इस सिप्ला की, तो मैं ये टारगेट कर रहा हूँ कि 1000 के आसपास तो लेवल्स दिखा देगा। अभी एट द मनी कॉल ऑप्शन अगर आप लेते हो 970 का तो 30 पॉइंट की लगभग जगह बनती है, विच इज नियरली अराउंड 3-3.5%। सो सिप्ला शॉर्ट टर्म के लिहाज से 2-3 दिनों के लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। तो 70 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदिए 21 रुपए में, ये है आपके लिए जय की राय। 15 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं और टारगेट रखें आप 29 रुपए और 33 पैसे के। आइए बढ़ते हैं आगे और वक्त है वसीम साहब से मुलाकात करने का। स्वागत है आपका वसीम साहब, नमस्कार। बताएं सर, पहले तो अपडेट्स। गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो देखिए मेटल्स, बैंक सब आपको आउट परफॉर्म है। L&T फाइनेंस 76 बिक गया और GMR 44 रुपए, ये दोनों ने 3% आपको 2 दिन में दे दिए। उसके अलावा अशोक लीलैंड मेरा अभी भी टॉप पिक है। ऑटोज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल और आपके पास जो बाकी कॉल्स थी उसमें से काफी सारी हिट हो चुकी हैं ऑन द शॉर्ट टर्म। लॉन्गर टर्म आपको बने रहना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में पार्टिसिपेशन अभी शुरुआत हुई है। अब आपके लिए तभी 2 नहीं 3 पिक्स हैं, जिसको जो सूट करे लीजिए, लेकिन ये दिग्गज मिड कैप्स हैं जो मेरे हिसाब से आउट परफॉर्म करेंगे। बताएं सर, कौन कौन से स्टॉक्स हैं? देखिए आपने देखा 2 व्हीलर सेगमेंट CV सेक्टर में बहुत स्ट्रेंथ है, दैट इज इन द कमर्शियल व्हीकल, और चोला फाइनेंस एंड अदर कमर्शियल व्हीकल्स आर सीइंग लॉट ऑफ ट्रैक्शन। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है रीट्रेडेड टायर। बालकृष्णा इंडस्ट्री द मोस्ट प्रीमियम स्टॉक 2290-95 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2241, टारगेट ऑफ 2375 to 2400, प्रीमियम स्टॉक। दूसरा अगेन अपोलो टायर, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक एंड विच विल कंटिन्यू बिकॉज 4 व्हीलर कमर्शियल में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इन दोनों का है। 28 रुपए में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2347 to 48 का टारगेट। तीसरा पिक है अगेन अ ब्लू चिप UPL 70 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 755, टारगेट ऑफ 800। ओके, तो ये है आपके लिए 3 स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज खरीदिए 2290-95 में, स्टॉप लॉस 2241 का, टारगेट 2375-2400 के। अपोलो टायर खरीदिए 227-228 के आसपास, 223 का स्टॉप लॉस और साथ ही 247-48 तक के टारगेट। वहीं खरीदना है UPL आपको 770 रुपए के आसपास, 755 का लगाइएगा स्टॉप लॉस, 800 रुपए तक के टारगेट के लिए। तो ये 3 स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय आती हुई आपके लिए वसीम साहब की तरफ से। तो दमदार एक्शन खरीदारी का होता दिख रहा है। धन्यवाद सर, कल सुबह फिर से होगी आपसे मुलाकात। आइए इस बीच मुलाकात की जाए सेठी साहब से। एक बार फिर हमारे साथ हैं, 2 पिक्स दे चुके हैं। वायदा कारोबार की एक बेहतरीन पिक उनकी तरफ से आ रही है और जब एक्स्ट्रा पिक आ रही है तो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एक और बनता है। बनाए सर। बिल्कुल अनिल जी, अभी थोड़ी देर पहले आपको सुन रहा था। आज के 2000 में आपने बैंक निफ्टी पे अपना बुलिश व्यू बताया है प्रायर टू RBI's मॉनेटरी पॉलिसीज आउटकम टुमारो मॉर्निंग।
मुझे लगता है उसी तर्ज पे मेरे भी रडार पे एक स्टॉक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आज इन लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 533 के लेवल पे फरवरी फ्यूचर्स अभी ट्रेड कर रहे हैं। रिजल्ट जिस तिमाही के दमदार थे उसके बाद हमने देखा स्टॉक में एक जबरदस्त अच्छी तेजी हुई, 550 तक स्टॉक गया, बट वो वापस से जो बैंक्स में करेक्शन हुआ उसमें स्टॉक वापस से उन्हीं लेवल्स पे आ गया। और कल चूंकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है और अगर वहां पे स्टेटस को मेंटेन होता है तो मुझे लगता है ये बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक्स बहुत अच्छा कर सकते हैं। और प्रायर टू इवन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जैसे आपका बैंक निफ्टी पे कॉल है, मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ से 545 तक के टारगेट के लिए आज खरीदारी करने की सलाह है, 525 का स्टॉप लॉस रखना। कि धीरे धीरे अब जितने भी बैंक्स हैं वो मजबूती के साथ कामकाज करते हुए दिख रही है। पहले निजी बैंक्स थी, उसके लिए लगातार कॉल्स आते हुए दिखे। अब देखिए एसबीआई यहाँ पे भी आपको खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। 545 तक के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे नतीजों की लंबी लिस्ट है। कल हीरो मोटोकॉर्प, इसके भी नतीजे आने वाले हैं। कैसे रह सकते हैं ये नतीजे, ये बताने के लिए कुशल हमारे साथ है। कुशल, हीरो मोटोकॉर्प क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखिए, वॉल्यूम्स का जो इम्पैक्ट है तमाम ऑटो काउंटर्स पर आता हुआ नज़र आ रहा है और उसका जो इम्प्लीकेशन है वो रेवेन्यू और साथ ही मार्जिन्स पर बन रहा है। आय में आप देखिए करीबन 21% की गिरावट के साथ 7,750 करोड़ पर रह सकती है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स, जिस तरह से कॉस्ट इन्फ्लेशन हुआ है 14.5% के मुकाबले अब 12.5 या 12.25% यहाँ पर मार्जिन्स लॉक इन हो सकते हैं। कंपनी का मुनाफे में करीबन 35% की गिरावट रहने का अनुमान है और 703 करोड़ पर कंपनी अपना मुनाफा भी दर्ज कर सकती है। वॉल्यूम जो है करीबन 30% गिरकर 12.92 लाख पर हमारी एस्टिमेशंस हैं। एंड मोर अगर आप देखें स्पेसिफिकली तो यहाँ पर ईवी पर जो अपडेट है आगे के लिए, एथर एनर्जी में आपको पता ही है कि करीब 35% की इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं और साथ साथ जो बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है गोगोरो, वहाँ पर भी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं फर्दर। तो वहाँ पर आगे के लिए क्या आउटलुक है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बजट में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी पर ऑलरेडी ये ऐलान कर दिया गया है। तो इसको लेकर कंपनी क्या कहती है इनके कॉन कॉल पर, ये हमें देखना होगा। ओके, तो फिलहाल हीरो मोटोकॉर्प पे यही राय आती हुई दिख रही है और कमेंट्री काफ़ी अहम रहेगी। लेकिन इससे पहले क्या करना चाहिए स्टॉक पर, थोड़ी सी मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ दिख रहा है हीरो मोटोकॉर्प। किरण जी, आप राय दीजिए, हीरो मोटोकॉर्प जो नतीजे आने वाले हैं उससे पहले कोई राय? हीरो मोटोकॉर्प एक रेंज में और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 2650 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, जिसके नीचे ही आपको मंदी करनी चाहिए या तेजी तोड़नी चाहिए। जब तक ये लेवल हिट नहीं होता तब तक मेरा मानना है कि आपके लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखने चाहिए। 2800 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है करंट लेवल्स के ऊपर में, ये अगर निकल जाए तो एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट वापस एक बार इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। ओके, हीरो मोटोकॉर्प फिलहाल ये राय आती हुई दिख रही है। और इस बीच आप देखिए ओवरऑल अगर हम ऑटो स्टॉक्स देखिए तो आयशर मोटर यहाँ पे भी थोड़े से गेंस आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। और इस पे भी एक बार राय ले लेते हैं। थोड़े से तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वागले जी, आयशर मोटर फिलहाल 2620 के लेवल्स के ऊपर टिका हुआ है, क्या करना चाहिए स्टॉक पर? देवांशी, 2600 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो मुझे लगता है होल्ड करेगा। ये होते अगले 1 से 2 दिनों में ये 2700 तक जाना चाहिए, 2700, 2720। ये क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर वो क्रॉस करता है तो ये 2800 तक भी जा सकता है। मेरे लिए 2600 और 2800 ये अगले 2 से 3 दिनों की रेंज होगी। और मेरे पास एक BTST है अगर आप बिगुल बजवाए तो। वागले जी के लिए एक बिगुल, वागले का वंडा। बताइए सर। देवांशी, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज बाय करके चलना है। 2485 86 का करंट भाव है, मुझे लगता है ये 2520 तक जाने के लिए तैयार है। आपका स्टॉप लॉस 2469 का होना चाहिए। टारगेट 2520 2525 कल तक के लेवल्स में देख रहे हैं। 2525 तक की टारगेट्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। पिडिलाइट ये स्टॉक है और तेजी से अब ऊपर आता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक और ऑलमोस्ट 2500 के लेवल्स के नजदीक पहुंचते बाद अच्छे गेंस आपको इस स्टॉक में भी आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन इस बीच एक और स्टॉक SBI कार्ड 5.5% तक की मजबूती के साथ ये कामकाज करता हुआ दिख रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इनके नंबर्स हैं कार्ड्स के वो थोड़े से बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। 865 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। सुमित जी बताइए, आप क्या लेवल्स यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं? माफ़ कीजिएगा कुणाल जी, सुमित जी हमारे साथ नहीं, कुणाल जी, क्या लेवल्स आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं?
देखिए देवांशी, चार्ट बहुत अच्छा था इस स्टॉक का, फिर इस पे करेक्शन आया, एक मेजर लेवल का ब्रेकडाउन हमने आते हुए देखा और वो लेवल था 900 रुपए का। अब देखिए 900 इसके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। आज बहुत शानदार रिबाउंड नीचे के लेवल से देखने को मिल रहा है, लेकिन असली कसौटी है 900 का स्तर। जब ये स्टॉक 900 के लेवल्स को पार करके उसके ऊपर एक डेली क्लोज देगा, तब मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए और फिर आपको यहां से 200-250 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी। तो 900 के ऊपर खरीदारी की राय है। जिनके पास है वो एक 800 रुपए का स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करें। आपके लिए SBI कार्ड्स पर रहा है। आइए महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसके आने वाले हैं रिजल्ट्स कैसे रहेंगे कुशल बताने के लिए तैयार है। कुशल, अच्छे खराब ठीक ठाक ओके वीकर साइड पर ही कहूँगा। ओके, कमजोर लगते हैं सर। सबसे पहले आए देखिए यहाँ पर करीबन 8% की गेंस है, तो मतलब बहुत ज़्यादा गेंस नहीं है। हालांकि प्राइस इंक्रीज हुए हैं तो थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है रेवेन्यू की अपसाइड पर होता हुआ दिखेगा। 15,200 करोड़ पर हम आय अनुमान करके चल रहे हैं, पर कंपनी की मार्जिन 17% के मुकाबले 11.8% की हमारी एक्सपेक्टेशंस है। कामकाजी मुनाफे में भी लगभग 25% की गिरावट के साथ 1,800 करोड़ रुपए की जो है ये फिगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और कंपनी का मुनाफा एडजस्टेड बेसिस पर अगर आप देखें तो यहाँ पर लगभग 1,708 करोड़ रुपए का मुनाफा था पिछले साल एडजस्टेड बेसिस पर, और इस बारी 980 करोड़ का मुनाफा हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। रिपोर्टेड बेसिस पर आपको डेफिनेटली बढ़ोतरी दिखेगी क्योंकि करीब 1124 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस था लास्ट ईयर। अब यही देखना है कि SUVs जिसके लिए इन्होंने नया लोगो भी लॉन्च किया था और साथ ही जो इनके पिकअप्स हैं वहाँ पर आगे कितनी अच्छी डिमांड रिकवरी होती है, और साथ ही जो सप्लाई चेन के कंस्ट्रेंट्स हैं वो कंपनी अब किस तरह से टैकल करती हुई दिख रही है। ट्रैक्टर डिमांड भी हाल फिलहाल काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रहा है। आगे के लिए क्या आउटलुक है ये भी जानना अहम होगा अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, क्योंकि दोनों ही इनके जो पोर्टफोलियो हैं अब काफ़ी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, तो ये है M&M जहाँ पर आपके लिए नतीजे थोड़े कमजोरी की तरफ रहने वाले हैं। सचिन जी, चार्ट्स पर कोई संकेत है ट्रेड लेने के लिए, तेजी या मंदी का, महिंद्रा एंड महिंद्रा? अनिल जी, यहाँ पर एक अच्छा रिबाउंड कल के सत्र में हुआ है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, तो मुझे लग रहा है 820 जब तक टूटता नहीं है तब तक एक एक्सपेक्टेशन की जा सकती है 900 लेवल के आसपास की। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लग रहा है रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी बेहतरीन है। तो 820 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़े से लॉन्ग डिप्लॉय करने चाहिए, एंड 900 जैसे ही आ जाता है एक रेजिस्टेंस है वहाँ पर, मुझे लग रहा है वहाँ पर अपनी पोजीशन को रिव्यू करनी चाहिए। M&M पर फिलहाल ये राय आती हुई दिख रही है, और आप देखिए थोड़ी सी मजबूती के साथ ही आज ऑटो स्टॉक्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 840 पर ये स्टॉक भी ट्रेड करता हुआ। सुमित जी के लिए एक बिगुल। चलिए सुमित जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्सपायरी का ऑप्शन देने के लिए। बताइए सुमित जी। देवांशी, देखिए मार्केट्स वैसे स्टेबल है, कुछ खास ज्यादा मूव देखने को मिला नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी को यहाँ पे नजर पे रखना चाहिए। बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर 38,500 वाला कॉल जो कि अभी 225 पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ से जैसे ही आज का हाई ब्रेक होगा तो एक अच्छा मोमेंटम बनेगा और फिर 200 से 300 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो 38,500 वाला कॉल यहाँ पे CMB पे खरीदारी करें, 125 का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर के अंदर 350 से 400 रुपए तक के टारगेट 38,500 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 38,500 का कॉल। बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी पर आप बुलिश हुए हैं सुमित जी, और 38,500 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय 225 के आसपास 325 और 400 के टारगेट के लिए। और सुमित जी, सुबह भी आपने दमदार ऑप्शन दिया था 17,400 का इन द मनी कॉल ऑप्शन 81 रुपये में 120 और 140 के टारगेट के लिए, उसे भी होल्ड किया जाए? टारगेट के नजदीक थोड़ा ऊपर तो पहुंचा ही होगा। बिल्कुल आया अनिल जी, इसको होल्ड करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। और जिस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मूव ऊपर का ही आना चाहिए। कोई अनएक्सपेक्टेड अगर न्यूज आई तो अलग बात है, अदरवाइज मूव यहां से दोनों में मेरे को लग रहा है कि एक अच्छा ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। ऊपर की तरफ का मूव बनेगा, और ऊपर की तरफ का मूव बनाने के लिए अगर आपको मूड बनाना है तो एक काम और करें, अमेरिकी बाजारों के फ्यूचर्स जरा दिखा दें एक बार स्क्रीन पर, जिससे कि डे हाई पर ये फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। पूरा दिन का चार्ट देख लीजिए, 200 पॉइंट डबल सेंचुरी मारने के मूड में है। तो अब न सिर्फ आपके लिए हमारे बाजार डे हाई पर जा रहे हैं, बल्कि अमेरिकी फ्यूचर्स भी डे हाई पर जा रहे हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ सकता है। जो सुमित जी डेटा लेकर आए हैं और सुमित जी जो बता रहे हैं वो एकदम परफेक्ट उसी तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। अमेरिका के फ्यूचर्स डे हाई पर 200 पॉइंट की तेजी दिखाने में तैयार। कैश का ऑप्शन सुमित जी का, जय का है जैकपॉट तैयार।
बताएं जय। जी ऑटो स्टॉक्स में जबरदस्त मोमेंटम देखने मिल रहा है। अगर आप देखें तो मारुति में जो हिसाब से आज लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, मतलब 8900 के स्ट्राइक का इन द मनी ऑप्शंस आप खरीदे, 247 के आसपास एनर्जी ये ट्रेड कर रहा है। अभी इसको खरीद कर चलना है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही जबरदस्त निकल कर आ रहा है। इसका स्टॉप लॉस एनर्जी ऑन द डाउनसाइड स्टॉप लॉस रहेगा करीब 167 का। सो 247 पर खरीदे, 167 का स्टॉप लॉस रहेगा, करीब 80 पॉइंट यानी कि 8,000 रुपए का रिस्क रहेगा एनर्जी। बट देन टारगेट जो मारुति का निकल कर आ रहे हैं बहुत ही जबरदस्त एनर्जी। ये सीरीज में मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने पहले भी जब आई थिंक रिजल्ट्स आए थे तभी भी मैंने ये कॉल दिया था एंड इस पर फ्यूचर्स और कॉल में, तभी मैंने कहा था कि दिस कैन बी अ स्टॉक फॉर द सीरीज ऑफ द फॉर फेब्रुअरी सीरीज। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है एनर्जी बिकॉज जो हिसाब से ये होल्ड आउट कर रहा है अपने 87-8800 लेवल्स और फिर से फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है, आई डोंट सी एनी रेजिस्टेंस टिल 9400। तो 9400 तक के लेवल तक तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है जी, और लगभग 400-450 पॉइंट का एक मूव आ सकता है इसमें, विच इज नियरली अराउंड 5-6%। तो जितना आज बढ़ा उससे और ज्यादा बढ़ सकता है मारुति, इसीलिए इसका 8900 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। इसमें जो टारगेट ऊपर की तरफ एनर्जी रहेंगे पहले, सो फर्स्ट टारगेट इसका बन रहा है वो है 380 का एंड सेकंड टारगेट बन रहा है 434 का। सो 380, 434 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे मारुति का 8900 के स्ट्राइक का कॉल। बिल्कुल, आप देखिए डेज हाई पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, सारे और स्टॉक्स मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मारुति में आपको खरीदारी करनी है 8,900 की कॉल में। स्टॉप लॉस टारगेट स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है पॉलीप्लेक्स के लिए, और हमने आपको पहले बताया था कि 14 फरवरी को बोर्ड की बैठक होने वाली है, लेकिन अच्छी खबर ये भी है कि डिविडेंड, तीसरे इंटरिम डिविडेंड का ऐलान भी होता हुआ दिखेगा। इस पर चर्चा होगी और तीसरे अंतरिम डिविडेंड का भी यहाँ पे फैसला होता हुआ दिखेगा। अनिल जी, वैलेंटाइंस डे सर, आपने कहा था, मैंने कहा कि वैलेंटाइन पे भी। अच्छा, बाय द वे इस पर हमारी रिसर्च टीम ने रिसर्च करके बताया जो पैकेजिंग मटेरियल ये तैयार करते हैं वो गिफ्ट रैपिंग में भी काम आता है। वैलेंटाइन डे के दिन जो आप गिफ्ट देते हैं उसमें भी काम आता है। हाँ, मतलब एक जनरेशन यंगर आपके पास में अगर रिसर्च एनालिस्ट हो तो ये बड़ा फ़ायदा मिलता है कि आपको। अच्छा, बाय द वे 14 फरवरी को नतीजों के साथ पॉलीप्लेक्स डिविडेंड देने की तैयारी में, इस साल का तीसरा डिविडेंड है ये जो आने वाला, मतलब हर क्वार्टर डिविडेंड दे रहा है। लेकिन अगर सिर्फ आप इससे खुश हैं तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये लगातार 8वां डिविडेंड होगा, क्वार्टरली डिविडेंड लगातार 8वां। पिछले 7 क्वार्टर में कुल मिलाकर 218 रुपये का डिविडेंड आ चुका है। बिल्कुल 7 क्वार्टर में, तो यानी कि 8वां क्वार्टर, और अगर 8 क्वार्टर में समझो 25-30 रुपये आता एग्जाम्पल, तो भी करीबन 250 रुपये का डिविडेंड आपको 2 साल में मिल चुका है इस स्टॉक में। और स्टॉक आप देखिए इसी वजह से ज़बरदस्त एक्शन में आता हुआ दिख रहा, तो तगड़ा एक्शन है यहाँ पर। डिविडेंड, क्वार्टरली डिविडेंड देने वाली इस कंपनियां बहुत कम आपको मिलेगी, और वो इसलिए क्योंकि इसका मतलब क्लियर कट है, कैश फ्लो बहुत ही मजबूत है कंपनी के। हर क्वार्टर आप इतना कैश कमाते हैं कि आप आराम से डिविडेंड दे पाते हैं, इससे ज़्यादा बढ़िया बात हो नहीं सकती। और यही वजह स्टॉक मेरे ख्याल से 52 हफ्तों के ऊपरी स्तरों पर एक बार चेक करिएगा, मेरे ख्याल से देवांशी स्टॉक 2000 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है, तो ये आपके लिए बड़ा एक्शन इस वक्त आपको नजर आएगा। पॉलीप्लेक्स बहुत ही दमदार एक्शन, और अच्छी खबर 14 तारीख को नतीजे बेहद मजबूत आने चाहिए। जिस तरह से पैकेजिंग कंपनियों की डिमांड है, आई एम श्योर ये वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर होना चाहिए, और अगर अब तक की हिस्ट्री का बेस्ट क्वार्टर हो तो भी बड़ी बात नहीं है। सर 52 वीक हाई नहीं है, 52 वीक हाई 2100 के लेवल्स के ऊपर है, 2100 मतलब नजदीक ही, उसके पास ही पहुंच रहे हैं। सर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लास्ट ईयर अगर आप देखें तो हाईएस्ट डिविडेंड जो दिया था कंपनी ने 100 रुपीज का, वो भी फरवरी में दिया था। हाँ, 3rd क्वार्टर में। यस, तो इंटरेस्टिंग। वापस तो सर 100 रुपये पिछले क्वार्टर में आया था, उसके बाद 17 रुपये, 33 रुपये, 15 रुपये, तो बेसिकली 15 से 35 रुपये की रेंज में डिविडेंड क्वार्टरली जनरली आता है। लेकिन पिछले साल इसी तिमाही में 100 रुपये डिविडेंड आया, इस बार देखना होगा डिविडेंड कितना था। लेकिन एक चीज़ पक्की मान के चलिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएंगे। और आशीष, आपने परसों दिया था अपना सर बेस्ट पिक, कल ही ट्रेडर्स कल दिया था, सॉरी मैं परसों जाना, हाँ कल दिया था। टेक्निकल्स भी सर बहुत जोरदार हैं, अब तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट भी होने वाला है स्टॉक में। ओके, तो आपको एक छूट है आज, सारे एक्सपर्ट्स हैं उसमें से, किससे आप टेक्निकल चार्ट्स पे चाहे राय लेना चाहते हैं। हमारे पास सुमित जी भी है, सचिन जी भी है, वागले साहब भी है, कुणाल जी भी हैं, जो आपकी मर्जी हो, जय भी है। सर बहुत डिफिकल्ट चॉइस है, लेकिन मैं कुणाल सर को चूज कर रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक है ना बहुत लंबी अवधि के लिए है ये। इन्वेस्टमेंट ग्रेड का सर की तो खासियत है कि वो स्टॉक को बहुत लंबे समय तक होल्ड करते हैं। तो कुणाल सर से तो कुणाल जी, इनडायरेक्टली आशीष ने आपको शुभकामनाएं दे दी, आप भी बहुत लंबी अवधि के लिए चलने वाले हैं। बताएं सर इसके चार्ट्स।
और अनिल जी मजे की बात यह है कि पॉलीप्लेक्स कंपनी भी नोएडा की है अनिल जी, और मैं एनआरआई हूं अनिल जी, नोएडा में रहने वाला इंसान। अरे क्या बात है, वाह गजब, ये तो मतलब बड़े बड़े लोग रहते हैं नोएडा में, गजब, क्या बात है, बताएं सर। तो अनिल जी देखिए चार्ट बहुत जबरदस्त है, आपका कन्विक्शन तो इसमें अनिल जी देखते ही बनता है। 2022 की आपकी ये सबसे बड़ी कॉल है, और मुझे लगता है अनिल जी पॉलीप्लेक्स इन स्तरों से भी काफी ऊपर के लेवल्स दिखाएगा। ब्रेकआउट जैसे अभी आशीष ने बताया कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर 2000 के ऊपर ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। पिछली बार जब ये 2100 गया था तो 2100 पर बंद नहीं हुआ। आज अगर ये 2050 के ऊपर बंद हो जाता है तो मेरी राय में अनिल जी एक बड़ा ब्रेकआउट होगा। और अगर आप फिबोनाची, अभी मैं फिबोनाची डाल रहा था इस पर, तो 2350 2400 के लेवल्स आते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी राय में जिनके पास है, आपके कहे पर जिन्होंने लिया है, बिल्कुल होल्ड करने की राय। और इस स्टॉक में एक्शन शुरू हुआ है थोड़े दिन पहले, जब एक बार सेठी साहब ने भी रिकमेंड किया था, उस दिन हमने कहा था कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, मेरे ख्याल से 1800 रुपए के नीचे, और उस दिन ब्लड बाथ के दिन सेठी साहब ने पॉलीप्लेक्स को चुना था। सेठी साहब राइट? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, कमाल है अनिल जी आप। मैंने 1775 के लेवल पे रिकमेंड किया था बजट के 2 दिन पहले इस स्टॉक को, और मेरा इसमें मतलब फंडामेंटली तो दमदार कंपनी है। फिर आपने भी उसको एक्सटेंड किया था डिस्कशन को, डिविडेंड बहुत ही जबरदस्त डिविडेंड इस कंपनी का आता है। फिर एबेकस फंड भी इसमें स्टेक ऑन करता है, और इनकी फिल्म ईवी जो बैटरीज आती है ना, लिथियम आयन बैटरी, उसको रैप करने में भी काम आती है। इनको कोरिया की कंपनी से भी एक बड़ा ऑर्डर मिला था हाल ही में। तो ऑल इन ऑल एक सॉलिड कंपनी है। मैंने 1775 में रिकमेंड किया, आज 2100 के आसपास के लेवल्स आ गए, लाइफ हाइस पे 52 वीक हाइस पे आ गया। और मुझे याद है बजट वाले दिन, शायद बजट के दौरान विश्वेश ने भी इस स्टॉक को आइडेंटिफाई करके रिकमेंड किया था उस दिन। बिल्कुल। लाइफ हाई क्या बताया आपने आशीष, कितना है? 2100 प्लस कुछ है। हाँ 2100 प्लस है सर। तो 2100 के आसपास पहुंचता हुआ पॉलीप्लेक्स, बेहतरीन कंपनी, शानदार परफॉर्मेंस कंपनी की, और अब 14 तारीख को बोर्ड मीटिंग में नतीजे के साथ डिविडेंड भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, लाइफ टाइम हाई के बेहद नज़दीक है ये स्टॉक, इस पर करिएगा फोकस। हिंडाल्को नतीजे आने वाले हैं, कल कैसे रहेंगे रिजल्ट्स? आशीष आप ही को बताने आए तो आप उसी के लिए थे, हमने पॉलीप्लेक्स पे वैसे आप आए तो बात कर ली। बताएं हिंडाल्को के रिजल्ट्स कैसे रहेंगे? सर दमदार बहुत बढ़िया नतीजे आएंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम उत्पादन पिछले क्वार्टर के मुकाबले 1%, कॉपर का उत्पादन करीब करीब 5% बढ़ता हुआ नजर आएगा। इनपुट कॉस्ट का प्रेशर तो है, देखिए सभी मेटल कंपनीज में, JSPL के भी नतीजों में हमने देखा था कि एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन सर हिंडाल्को में खासियत ये होती है कि इनके जो नॉन LME प्रोडक्ट्स यानी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, वहाँ पर मार्जिन काफ़ी बेटर होते हैं। तो वो जो है LME में अगर कोई गिरावट आती है तो उसको ऑफसेट कर जाते हैं, और वहाँ पर जो है इनकी प्राइसिंग पावर भी काफ़ी बढ़िया, तो इसका भी एक असर देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू में हम जो है 38% के इजाफे का जो अनुमान लगाकर चल रहे हैं, कामकाजी मुनाफा जो है करीब करीब 44% बढ़ता हुआ नजर आएगा। और मेटल कंपनीज में देखिए हिंडाल्को खास है, यहाँ पर मार्जिन में भी आपको अच्छा एक्सपांशन आएगा, 14.9% से बढ़कर करीब 15.5% जो है एबिटा मार्जिन हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। और मुनाफे में भी अगर आप देखें तो दमदार 118% की तेजी देखने को मिलेगी। ये कंसो नंबर्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और हर लिहाज से जो नतीजे हैं सर बहुत बढ़िया आएंगे। नतीजे रहेंगे दमदार हिंडाल्को के, और हिंडाल्को तो हमारे स्टॉक एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन लिस्ट में लगातार रहा है, बार बार रहा है, और तेजी भी होती हुई दिखी है। सचिन जी हिंडाल्को के चार्ट्स देख लीजिए ना जरा प्लीज। अनिल जी काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर रहा है, कहीं पर भी डिस्टॉर्शन नहीं है, एक फ्रेश ब्रेकआउट की ओर नजर कूच कर रहा है स्टॉक। तो लगभग अराउंड 550 के आसपास के स्विंग्स बनने की एक्सपेक्टेशन इमीडिएट बेसिस पे ही है। एंड जिस तरीके से ये थोड़ा सा अपने एवरेजेस से दूर गया है, तो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा सा टाइट रखना पड़ेगा, अराउंड 537 के आसपास का। बट एग्जिस्टिंग लॉन्ग अगर किसी की है तो डेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड करने की सलाह होगी, एंड 550-555 के रेंज में एक बार रिव्यू करनी चाहिए। और इस बीच हमारी रिसर्च टीम बता रही कि 2017 से लेकर अब तक कंपनी दे चुकी है 320 रुपये का डिविडेंड। पॉलीप्लेक्स की वो बात कर रहे हैं, और अब इस वक्त जो पॉलीप्लेक्स ने हाई बनाया आज 2114 है, जी हाँ 2114 का ये नया लाइफ टाइम हाई बन चुका है। अब तक का लाइफ टाइम हाई 2108 का था, तो अब एक नया इतिहास बना चुका है पॉलीप्लेक्स, 2114 का लाइफ टाइम हाई। आइए बात करते हैं देश के एक दिग्गज कॉरपोरेट हाउस वेदांता ग्रुप, उनके चेयरमैन अनिल अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और बातचीत करने के लिए मुद्दा है कि वेदांता ग्रुप ने अपनी रिस्ट्रक्चरिंग फिलहाल रोकने का फैसला लिया है। कल देर शाम ऐसा अनाउंसमेंट आया है कंपनी की तरफ से। आइए अग्रवाल साहब से ही समझते हैं कि क्या वजह है और क्या इसके पीछे थॉट प्रोसेस है। अनिल अग्रवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। सबसे पहले ये बताएं सर, बोर्ड ने क्या डिसीजन लिया है रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर, क्या वजह है कि आप रिस्ट्रक्चरिंग इस वक्त नहीं करना चाहते हैं और जो स्ट्रक्चर है उसी के साथ कंपनी को आगे बढ़ाना चाहते हैं?
तीन चीजें हैं जो हम लोग कंपनी में बैठते हैं, तीन चीजें हमने बहुत क्लियर कहा है। नंबर 1 इज कि हम बीपीसीएल कभी भी हमारे दिमाग में नहीं था कि वेदांता लेगा, क्योंकि हम लोगों ने एक फंड जो है उसको क्रिएट कर रहे हैं, वही उसमें इन्वेस्ट करेगा। वेदांता मैनेजमेंट फी कभी अगर होगा तो मैनेजमेंट फी लेगा। बीपीसीएल वेदांता विल नेवर बाय डायरेक्टली, so that what I wanted to clear. We always remain on that. There will never be merger with the parent company to Vedanta Limited. It is very clear. Number 3, हम कैपिटल एलोकेशन बहुत क्लियर करके करेंगे, जिससे कि हमारा जो भी है फुल डिसिप्लिन पहले भी था, अभी भी हमने क्लियर कर दिया। ये हमारा कैपिटल एलोकेशन रहेगा। हमारा 0.7 डेट इक्विटी पोजीशन 0.7 वेदांता लिमिटेड की है, विच इज प्रोबेबली द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। अगर आप पेरेंट कंपनी का डेट भी लेंगे तो वो 1.2, 1.3 होता है, विच इज ऑल्सो बाय एंड लार्ज लोएस्ट इन आवर इंडस्ट्री। So we are very comfortable position to do this. We have been contemplating because हमारे बिजनेस बहुत बड़े बड़े हैं। हम लार्जेस्ट एल्युमिनियम बनाते हैं, हम लार्जेस्ट जिंक बनाते हैं, हम लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस हम बनाते हैं, हम स्टील एंड आयरन ओर हमारी लार्जेस्ट पोर्टफोलियो है। तो वी हैव बीन एडवाइज, और हम लोगों ने कभी डिसीजन नहीं लिया था कि हम इसको सेपरेट कर रहे हैं। इट वॉज प्योरली ऑन द ड्राइंग बोर्ड कि अगर शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ती है तो इसको हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं। हमने रियलाइज किया कि जो एक कंपनी रहती है उसकी वैल्यू बहुत अच्छी होती है, यही हमको समझ में आया। हमने सब इसके लिए क्लियर किया कि हम इसको डीमर्ज नहीं करेंगे और हमारी कंपनी एक ही रहेगी और एक ही कंपनी में हम सारे बिजनेस को रखेंगे। तो सर डाइवर्सिफाइड ऑयल एंड गैस एंड मेटल कंपनी। परफेक्ट है सर। तो सर अग्रवाल साहब ये समझे फिर कम से कम साल 2 साल अब वापस रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में, रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचेंगे, इसी स्ट्रक्चर में चलेंगे, राइट सर? जी एकदम परफेक्ट है। अच्छा सर, अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपने सबसे पहले शुरुआत ही जैसे कि बीपीसीएल को लेकर, उस पर पूछना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि बीपीसीएल वेदांता नहीं करेगा, खरीदेगा। वेदांता सिर्फ मैनेजमेंट करेगा, एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फीस लेगा, तो फिर खरीदेगा कौन? वेदांता में, बीपीसीएल में वेदांता के यहाँ पे पैसा कौन लगाएगा? ये आप अभी तो एक खाली ईओआई स्टेज ही है जी। मेरे को तो उम्मीद भी नहीं है कि गवर्नमेंट बेचेगी। क्यों सर? इरादा है पूरा दीपम का बेचना है, आप जैसे दावेदारों को क्यों नहीं बेचेगी? मैं बोल रहा हूँ जी, मैं हिंदुस्तान में बहुत काम कर चुका हूँ जी, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है। 2 साल हो गए उनको ईओआई निकाले हुए जी, अभी तक डेट भी नहीं आई है बिडिंग की। उसके बारे में बात करने की, चर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक बात है। हमारा यही था कि बीपीसीएल में गवर्नमेंट को बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम हर चीज को मैनेज अच्छा करते हैं, जो भी प्राइवेटाइजेशन होती है, और फॉरेन वाले लोगों को भी बहुत कंफर्ट है। हमने कहा कि हम, आप लोग इसमें इक्विटी लगाइए, हम इस कंपनी को मैनेज करेंगे और उसकी फी लेंगे, जो हमारे वेदांता वालों को इनकम हो जाएगी। अच्छा सर, एक चीज़ बताऊं, आप तो सरकारी कंपनियों पर बड़े बुलिश हैं। हिंदुस्तान में प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत एक तरह से आपने की है। जब हिंदुस्तान जिंक आपने खरीदा था, उस ज़माने में कोई हाथ नहीं लगाता था। जितने में शायद आपने कंपनी खरीदी, उससे ज़्यादा आज हिंदुस्तान जिंक क्वार्टरली प्रॉफिट बनाती है। तो आप वैल्यू समझते हैं, उनको टर्न अराउंड करना जानते हैं। लेकिन बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट को लेकर आप थोड़े मुझे उतने उत्साहित नहीं दिख रहे हैं कि होगा, नहीं होगा, कब होगा, ऐसा क्यों सर? नहीं, उत्साहित का सवाल ही नहीं है ना। जब तक कि सामने वाला तैयार नहीं हो, उनकी अपने कंपल्सन, जब तक कि सामने वाले तैयार नहीं हो, उसी समय देखेंगे। आज हम हमारा तो ध्यान पूरा मेरा कंपनी चलाने पे ही लगा हुआ है। और मैं एकदम क्लियर हूँ कि मैं वेदांता का पैसा बीपीसीएल में नहीं लगाऊंगा। परफेक्ट है सर, बिल्कुल आपकी थॉट प्रोसेस सही है। आप जो कह रहे हैं कि मेरा फोकस कंपनी चलाने पर है, वो कंपनी की परफॉर्मेंस में दिख रहा है। हर क्वार्टर जिस तरह से 10,000 करोड़ के आसपास का आपका ईबिटा आ रहा है, जबरदस्त परफॉर्मेंस वेदांता की आ रही। अब सर 2-3 सवाल है। एक, आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की, नए वेंचर जहां भी हम पैसा लगाएंगे वहां हमें IRR यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 18% चाहिए। तो क्या ये समझे कि बीपीसीएल भी वैसी कंपनी होगी जहां कम से कम 18% प्लस का रिटर्न आप देखेंगे तो ही बड़ी बीट करेंगे? बीपीसीएल की बात करना ही अभी
क्योंकि हम तो खाली अपने जो हमारे जो इन्वेस्टर जो इक्विटी लगाने वाले हैं वो बहुत कीन हैं। वो उस समय जब तक कि हमारे गवर्नमेंट स्टार्ट नहीं करेगी कि हमको डाइवेस्ट करना है और इसकी बिड डेट ये है, उसके बाद ही कोई बात होगी। हो सकता है कि दोबारा ईओआई कर ले, ठीक बात है, इसको आगे डेफर करते हैं, क्या होगा। मेरे को आज के दिन उसमें किसी भी हालत में कोई एनर्जी और टाइम वेस्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। परफेक्ट है सर, मैं आपकी बात समझ गया। मैं बीपीसीएल पे सवाल यही रोकता हूँ, लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज अगर अनिल अग्रवाल साहब की तरफ से है कि कहीं न कहीं बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट में जो देरी हो रही है वो उससे खुश नहीं है, लेकिन बहुत सारी और कंपनियां हैं सर जिनके डाइवेस्टमेंट मैं कौन होता हूँ खुश और नहीं खुश होने वाला। अरे सर कैसे नहीं, आप इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप खरीदने के लिए बोली लगा रहे हैं, आप दावेदार हैं सर, बिल्कुल मतलब वो तो दावेदार का खुश होना भी उतना ही ज़रूरी है, बिल्कुल आपका हक बनता है। अच्छा सर ये बताइए, और भी सारी कंपनियां हैं जो लाइन में हैं बीपीसीएल के अलावा, बीएमएल, कॉनकोर, शिपिंग कॉरपोरेशन, ढेर सारी कंपनियां हैं, भेल, जिनके पार्टली या पूरे डाइवेस्टमेंट की बातें चल रही है। आपका तो मुझे पता है बहुत इंटरेस्ट रहता है, क्या और भी कंपनियां हैं जहां आपका इंटरेस्ट है कि अगर डाइवेस्टमेंट ढंग से हो तो आप भाग लेंगे वहां पर? हम दुकान खोल के बैठे हैं जी, मैं किसी ग्राहक को अंदर आने के लिए ना नहीं कर सकता जी। मेरी दुकान खुली है, कोई भी चीज आएगी उसको देखने में, पहचानने में, समझने में हिंदुस्तान आज बहुत जरूरी है आगे बढ़े। आज आप देखिए हर चीज हम 70% इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारी जो कंपनियां हैं हिंदुस्तान में वो एवरेज में 30-40% पे चलती हैं। उनमें 3-3, 4-4 गुना प्रोडक्शन बढ़ सकता है। अगर वहाँ कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखती है जिसमें कि फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं, क्या रूपरेखा बनेगी। हमारी एक्सपर्टीज तो यही है कि हम हिंदुस्तान को समझते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, शेयर होल्डर को रिटर्न देते हैं। हम वेदांता में किसी भी हालत में, कोई भी हालत में हम वेदांता के ऊपर जो हमने कैपिटल एलोकेशन किया है उसके बाहर हम नहीं जाएंगे। बात है। अच्छा सर एक और सवाल, वेदांता लिमिटेड हिंदुस्तान की जो लिस्टेड कंपनी है और आपकी लंदन की जो होल्डिंग कंपनी है वेदांता पीएलसी, उसका भी किसी तरह का कोई मर्जर करने का प्लान नहीं है? मैंने क्लियर कर दिया है, किसी भी हालत में कोई मर्जर करने का कोई प्लान नहीं है। परफेक्ट। हमारा जो वेदांता पीएलसी में जो हमारे बहुत कम डेट हैं, $10 बिलियन की डेट है, नीचे में $3 बिलियन की डेट है, 13 बिलियन जो है 1.2 डेट इक्विटी रेशियो आता है। वो मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में जितनी भी माइनिंग एंड ऑयल कंपनी है उसका बेस्ट रेशियो है। बिल्कुल, पिछले 1.5 साल में तस्वीर जिस तरह से बदली वो कमाल है, क्योंकि कहाँ एक तरफ वेदांता के बॉन्ड अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डिस्काउंट पर चलते थे, आज लाइन लगाकर खड़े हैं आपको पैसा देने के लिए लोग। वो बदला हुआ है, वो बदला हुआ है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की वजह से। आपने कोशिश भी की थी डीलिस्टिंग करने की, 87 रुपये के आसपास ऑफर आया, फिर रिवाइज हुआ, फाइनली डीलिस्टिंग हुई नहीं। अब चूंकि आप रिस्ट्रक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, जब रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आपने कमेटी बनाई थी तो लोगों को लगा कि अरे अब अग्रवाल साहब डीलिस्टिंग का इरादा छोड़ रहे हैं, लेकिन क्या इससे ये समझा जाए कि डीलिस्टिंग वाला जो आपका ओरिजिनल थॉट है वो अभी भी खुला है? अगर आपको लगा मौका, आपको सही लगा माहौल, तो क्या डीलिस्टिंग अभी भी सोचेंगे या वो भी बंद? एकदम बंद। अच्छा, एकदम क्लियर कट बंद है। हम कोई डीलिस्टिंग का हमारा कोई इरादा नहीं है। ओके, परफेक्ट है। अच्छा, अब एक और चीज़ सर, डीलिस्टिंग के ऑफर के बाद बीच में प्रोमोटर्स ने क्रिपिंग एक्विजिशन भी किया, शेयर भी खरीदे, अपनी स्टेक भी बढ़ाई। क्या आप कंफर्टेबल है, संतुष्ट हैं? क्योंकि मुझे जो लग रहा है सर, जिस तरह की परफॉर्मेंस आपके ग्रुप की कंपनी की, फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, आप और स्टेक तो बढ़ाना चाहेंगे। ऐसा क्रिपिंग एक्विजिशन का इरादा रखते हैं सर? हम लोग कोई क्रिपिंग का कोई अभी आज के दिन कोई चीज टेबल पर नहीं है। मेरा तो एक ही दिमाग रहता है कि किस तरह से हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़े, कैसे मेरे शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़े। आज हमारी वैल्यू बहुत कम है, पूरे वर्ल्ड में 1/4 वैल्यू है जो हमारी वैल्यू होनी चाहिए, जिससे कि हमारे शेयर होल्डर खुश रहें, हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, लोएस्ट कॉस्ट में प्रोडक्शन हो, ESG का हम पूरा ध्यान रखें। इसी पर हम ध्यान दे रहे हैं, उसी रास्ते पे चल रहे हैं। पूरी दुनिया जो है कोई बाईबैक शेयर करती है, कोई कुछ करती है, पैसा हमारे पास कितना आएगा, हमारे हिसाब से हम क्लोज टू 7 बिलियन हम प्रॉफिट कर रहे हैं, विच वी आर वेरी प्राउड ऑफ, हाईएस्ट एवर इन वेदांता। नेक्स्ट ईयर मेरे हिसाब से 50% ज़्यादा होना चाहिए, जिस हिसाब से हमारी प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से हम
माल की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो हम उसी पर ध्यान दे रहे हैं। वो पैसा आएगा, उसको हम कैपिटल एलोकेशन कैसे करेंगे वो उस समय सब लोग बैठ के सोचेंगे। ओके सर, एक इंटरेस्टिंग चीज अभी आपने बात करते करते बोली, नेक्स्ट ईयर 50% ज्यादा होना चाहिए मुनाफा। वेदांता लिमिटेड इंडिया की कंपनी की बात करें या ओवरऑल ग्रुप की, वेदांता पीएलसी मिला? मैं हमारे वेदांता लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। 50% यहाँ से भी ज्यादा? जो नंबर, जो प्राइसेस आ रही है, मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ठीक बात है। मेरे को दिख रहा है वो मैं बोल रहा हूँ। सर आपको दिख रहा है, मतलब मैं समझ सकता हूँ, आप तो मेटल इंडस्ट्री के, ऑयल इंडस्ट्री के मुगल हैं, इतनी आपके अनुभव है, एक्सपीरियंस, आपने खुद इतने प्लांट खरीदे हैं, लगाए हैं, तो जाहिर सी बात है आपको दिख रहा है। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट है कि 50% की ग्रोथ आपको दिख रही है। अब सर मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, लेकिन एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, वो ये कि आप कह रहे हैं कि देखो डीलिस्टिंग भी नहीं करनी है, बायबैक भी नहीं करना है, किसी तरह की रिस्ट्रक्चरिंग भी नहीं करनी है, जो चल रहा है परफेक्ट चल रहा है, सब कुछ ठीक है। तो शेयर होल्डर्स आपके जो हैं वो कैसे समझे अब इस कंपनी में और वैल्यू कहाँ से आएगी, क्या आएगी, किस, आज 450 रुपये है, डिविडेंड जो आ गया अगर वो गिने तो 425 रुपये के आसपास दाम है, कहाँ 70, 80, 90 रुपये शेयर चल रहा था, कहाँ आज इतना ऊपर आ गया। अब यहाँ से क्या और क्यों खरीदे कोई आपका शेयर, किस वजह से आगे परफॉर्मेंस दिखेगी वो बताएं सर। हम तो अब जो शेयर की प्राइस की मैं बात नहीं कर सकता, मैं तो अब अपनी बात कर सकता हूं कि मैं अपनी कंपनी में क्या करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान 1.4 बिलियन लोग हैं, लार्जेस्ट वर्ल्ड की कंट्री है। यहाँ जो हम माल बनाते हैं वो डुप्लीकेट करना बहुत मुश्किल है। जिंक की कंपनी लगाना, ऑयल गैस की कंपनी लगाना, एल्युमिनियम की कंपनी लगाना, ये बहुत पूरी दुनिया में बहुत डिफिकल्ट है। हमारे यहाँ कंपटीशन कम है, तो मेरे को लग रहा है कि हम, डिमांड इतनी अच्छी है, हमारे सारे में डबल डिजिट ग्रोथ है, तो इसको हम बढ़िया से बढ़िया माल बनाएं, तो कस्टमर को सेटिस्फाई करें, अच्छे से अच्छे प्रॉफिट लेके आए, हमारे आदमी लोगों को हम अच्छे से अच्छा खुश रखें, ESG की पॉलिसी अच्छी रखें, इसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ। शेयर की प्राइस, मैं डिविडेंड अच्छा से अच्छा दूं, ये मेरे दिमाग में हरदम रहता है कि मेरे शेयर होल्डर को कैसे मैं डिविडेंड अच्छा दूं। तो हमारे पास कैश जनरेशन होगा, उसका कैपिटल एलोकेशन हम लोग बैठ के तय करेंगे, उसको कहाँ लगाएंगे। बिल्कुल सर, और डिविडेंड लगातार आपकी कंपनी देती आ रही है, लेकिन बीच में पिछली बार जब आपसे बात हुई आपने कहा था कि लीकेज बड़ा होता है, हिंदुस्तान जिंक से डिविडेंड वेदांता में आया, वेदांता ने दिया, फिर PLC में गया, 2-3 जगह बार बार टैक्सेशन, ये तो इस लीकेज को फिलहाल रोकने का आप इरादा छोड़ रहे हैं, जो चल रहा है चलने दें वैसे? नहीं, इरादा तो कुछ जो हम तो बहुत खुश हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमारे पार्टनर है और हम वेरी सेटिस्फाइड। वो अलग कंपनी है, ये अलग कंपनी है, तो अगर गवर्नमेंट शेयर बेचेगी तो हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम उनके शेयर लें। 5% तक हम ले सकते हैं, उसके बारे में हम सोच सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक की बात कर रहे हैं सर, है कि अगर वो शेयर बेचना चाहेंगे तो इतनी डिमांड है बाजार में कि उनके शेयर बिक जाएंगे। नहीं, वो तो सर सवाल ही नहीं, आपका मैनेजमेंट है तो नेचुरली डिमांड रहेगी, लेकिन हिंदुस्तान जिंक को लेकर भी सर जो पहले सरकार की तरफ से था, बाकी स्टेक बेचेंगे, वो भी लंबे समय में अटका हुआ पड़ा है। बीच में एक आध कोर्ट केस हो गए जो अब शायद ठीक हुए हैं, एक ज़माने में सेल हुई थी, अब कोर्ट केस हो रहे हैं, तो क्या आप इससे लेकर थोड़े विचलित है कि ये अब इतने पुराने मैटर निकलते हैं, या फिर जो बिक जानी चाहिए स्टेक अब तक वो नहीं हो रही? देखिए, अपने हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है जी, यहाँ पे आप सीधी तलवार चलाना चाहेंगे, नहीं चल सकती है जी। यह सिस्टम है, कोर्ट है, हर आदमी की वॉइस है, वो हम लोग, वी आर द सन ऑफ द सॉइल, वी अंडरस्टैंड, वी हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस and we go with the government, and whatever, I have never seen any other government which can be really want to, they mean business, they want to do the ease of doing business। उसके बाद भी टाइम बहुत अनफॉर्चुनेट है कि टाइम लग रहा है, तो वो कोर्ट भी समझ रही है, लोग भी समझ रहे हैं, उसको आगे से आगे बढ़ा भी रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कई बार बोला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मिनिमम इंटरफेरेंस, सेल्फ सर्टिफिकेशन, ये सारे हो भी रहे हैं, और आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि बिजनेस बढ़ेगा। बिल्कुल सर, सन ऑफ द सोइल जो आपने बोला वो बात तो बिल्कुल सही है सर। आप कहाँ, बिहार से आपने छोटे से बिजनेस शुरू करके इतना बड़ा एम्पायर बनाया है, और आप लंदन पहुंचे और पूरी दुनिया में सब सर्वेंट हैं। मैं सही बोलता हूँ, मेरा तो इसके अलावा
अब कि मैं निमित्त हूँ, इसके अलावा मैं कुछ सोचता ही नहीं। वो सर आपकी हम्बलनेस है, सैलरी के अलावा कुछ भी नहीं लिया है कंपनी से। नहीं, आपकी हम्बलनेस है सर। अच्छा सर, एक चीज़ बताएं आखिरी में, मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा, आपका आखिरी सवाल ही है मेरा, अगर सरकार हिंदुस्तान जिंक में अपनी बची हुई स्टेक बेचने के बारे में सोचे तो क्या आप पूरी खरीदने को तैयार हैं? मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, मेरा तो मैं ले भी नहीं सकता, मेरा कोई ऐसा इरादा भी नहीं है। सर बड़े नाराज दिख रहे हैं आप अग्रवाल साहब। मेरा तो खाली 5% हम अलाउड है एट द मोमेंट जी, उसी को हम उसके बारे में हम सोच सकते हैं। बाकी हम वी हैव नॉट बीन अलाउड टू टेक मोर देन 5% एज पर द रूल। हाँ वो तो सर, लेकिन क्रिपिंग करें तो अगर सरकार पूरा बेचे तब तो आप ले ही सकते हैं ना सर, वो तो स्ट्रेटेजिक सेल है, राइट? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एज पर रूल we can't take more than 5%. 5% every year we can take. जी अच्छा सर, आखिरी सवाल ये बताएं, सरकार के बाकी कंपनियों के डाइवेस्टमेंट में आप एक्टिवली रोल प्ले करना चाहते हैं या ठीक है जब होगा जैसा होगा आएगा तब देखेंगे? मैं बहुत उत्साहित नहीं हूँ, मतलब मुझे जो पहले पुराने जैसे अनिल अग्रवाल साहब नहीं दिख रहे आज। नहीं, मैं एक ही बात बोल सकता हूँ कि जो इनकी जो पॉलिसी जब इन्होंने, आप कोई भी चीज देख लीजिए, टेलीकॉम देख लीजिए, आप एयरपोर्ट देख लीजिए, स्टील देख लीजिए, कभी भी इन्होंने जिसको फ्रीडम दे दी उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तान कैसे काम करता है। हर जगह जहां जहां उन्होंने फ्रीडम दी है, तो ये भी जो है फ्रीडम देते जा रहे हैं, उसमें कहीं भी हमारी स्ट्रेटेजी होगी। आज 95% शिपिंग जो है वो फॉरेन वेसल करती हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और हमारा इतना माल आज बन रहा है, इतना कंटेनर हमारे जा रहे हैं, सब फॉरेन वेसल में जा रहे हैं। कम से कम भी 20 शिपिंग कंपनियां चाहिए जो कि हमारे हिंदुस्तान के माल को लेके आए। तो अब ये मैं अलग हट के बात कर रहा हूँ जी, इतना दम है हिंदुस्तान में जो किसी दुनिया में नहीं है। तो ये सब चीजें आती हैं, हम लोग देखते हैं, बाहर के फॉरेनर्स भी आते हैं, वो इक्विटी पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, हमारा मैनेजमेंट चाहते हैं, हमारे स्किल चाहते हैं, हमारे आइडियाज चाहते हैं, वो हम देंगे। हम अपना पैसा तभी लगाएंगे जब हमको रिटर्न होगी, जब हमारी स्ट्रेटेजी होगी, जब हमारा कैपिटल एलोकेशन होगा। उसके बाद हम कोई काम हैफेजर्ड मैनर में नहीं करेंगे। सर फेयर इनफ, बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब, समय दिया आपने, खुलकर सारे मुद्दों पर बातचीत की। किसी दिन और आपसे समय लेकर विस्तार से बातचीत करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आपकी कंपनी बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस दे रही है। वेदांता लिमिटेड जिस तरह से जबरदस्त परफॉर्मेंस सारे सेगमेंट्स में आती हुई दिख रही है, वो आपको स्टॉक प्राइस में भी दिख रहा है। दो स्टॉक की प्राइस देखिए, वेदांता और बीपीसीएल। अग्रवाल साहब के इंटरव्यू करते करते देखिए बात वेदांता में डे हाई पर और बीपीसीएल डे लो पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस उनकी बात से बढ़ता हुआ वेदांता में, और बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट को लेकर बहुत उत्साहित नहीं, जिस तरह की देरी होती दिख रही है उसको देखकर। आइए 3:27 हो चुके, जल्दी से एक बार मैं क्लोजिंग वाली स्ट्रेटेजी बता दूं। 17,470 के आसपास निफ्टी है इस वक्त। तो देवांशी, अगर लॉन्ग पोजीशन है कैरी करें, एक पुट खरीद लें 17,300 का, क्योंकि आप एग्जैक्टली कंजेशन जोन के लोअर एंड पर 17,475, 17,775, आज का हमारा टारगेट 17,475 का था, आ गया फाइनल टारगेट वहीं पर अपन है, तो इसलिए वो एक हो गया। तो अगर आपको कंजेशन जोन के हिसाब से डर लगता है तो एक नीचे का पुट खरीद ले या फिर प्रॉफिट बुक कर ले पार्ट, फिर बाकी का कल। बैंक निफ्टी 38,500 के ऊपर बंद हो रहा है, अच्छी क्लोजिंग है। 38,725, 38,850 इतना और जगह है। फ्रेश खरीदारी अब दोनों में ना करें, भले आपको डाउ फ्यूचर 200 दिख रहे हैं, कल देख लें क्योंकि ओवरनाइट रिस्क इस लेवल पर। लेकिन अगर पुराना पड़ा है आपके पास तो कैरी करें एक सुटेबल स्टॉप लॉस, जैसे 38,200 का पुट ले लिया आपने वैसा करके, तो लॉन्ग पोजीशन बनाए रख सकते हैं। तो मैंने कहा जल्दी से बिना बिगुल के बता दूं। बिल्कुल सर, 38,500 वाली कॉल, 200 का स्टॉप लॉस था, लेकिन 283 ये हाई बना 283। और जिनको इंट्राडे में रखना है उनके लिए प्रॉफिट आ रहा है, दोनों में आप प्रॉफिट ले सकते हैं इंट्राडे में, कोई दिक्कत नहीं है। सुमित जी ने जो बताई निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, उसमें भी प्रॉफिट बन रहा है। सुमित जी ने 225 बोला है, 280-85 हो गई। जिनको डे ट्रेड करना है, रिस्क ओवरनाइट कम रखनी, मार्केट थोड़े वोलेटाइल है, तो इसलिए आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर लें। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ आप देखिए आज निफ्टी और निफ्टी बैंक शानदार गेंस होते हुए दिखे, और स्पेशली निफ्टी बैंक में आज तेजी आते हुए दिखी थी। जितने भी फाइनेंशियल्स हैं, बैंक्स हैं, सब में आज अच्छे गेंस आते हुए दिखे। और ज़्यादातर अब निफ्टी पर नजर कर लेते हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो हरे निशान में ही कारोबार करते हुए दिखे थे। कोल इंडिया आज का टॉप परफॉर्मर रहा था। मारुति सुजुकी, श्री सीमेंट, हिंडाल्को, इंडसइंड बैंक, ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा तेजी आती हुई दिखी। ऑटो स्टॉक्स सबसे ज़्यादा मजबूत थे। निफ्टी के लूजर्स की अगर बात करें तो
ONGC, सन फार्मा, BPCL और ITC ये टॉप लूजर्स आज के ट्रेडिंग सेशन में रहे। लेकिन जहां पे नतीजे काफ़ी दमदार आते हुए दिखे, जैसे कि अबॉर्ड था वहां पे अच्छे नंबर्स आते हुए दिखे, 7-8% तक की तेज़ी उस स्टॉक में आती हुई दिखी थी। TTK हेल्थकेयर जैसे छोटे मेजॉरिटी स्टॉक्स थे जहां पे अच्छे नंबर्स के चलते आज पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिला था। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा ऑटो स्टॉक्स मजबूत होते हुए दिखे थे। मिड कैप IT स्टॉक्स में भी आज मजबूती के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखा है। और आप देखिए आज ओवरऑल प्राइवेट बैंक्स, PSU बैंक्स, फाइनेंशियल्स यही स्टॉक्स थे और यही इंडेक्स थे जहां पे आज दमदार जो गेंस हैं वो आज के ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिखे थे। और निफ्टी बैंक अब जो हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स ऊपर, 38,620 के लेवल्स के ऊपर। और निफ्टी की अगर बात करें तो 200 अंकों की मजबूती, एग्जैक्ट 17,475 के लेवल्स के आसपास ही निफ्टी में भी कारोबार होता हुआ दिख रहा है। ये प्रोविजनल क्लोजिंग आज के लिए आते हुए दिखी है। अनिल सर, एग्जैक्ट 17,475 जो ओवरऑल जो आप कहते हैं कि एवरेज जो निकलेगा पिछले आधे घंटे का वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये 17,450 के ऊपर की ही क्लोजिंग मिलेगी। 17,460-65 के आसपास होनी चाहिए। मैं अग्रवाल साहब के इंटरव्यू में व्यस्त हो गया, इसलिए पिछले 15 मिनट में बाजार को ज़्यादा क्लोजली देख नहीं पाया। और बैंक निफ्टी की 38,550-575 के ऊपर, 38,575 के ऊपर की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग होनी चाहिए और निफ्टी की 17,460-65 के आसपास होनी चाहिए, ऐसा लगता है अभी तक। थोड़ी देर में बताएंगे आपको कहाँ होने वाली है क्लोजिंग, लेकिन तब तक बता दें बाजार के बंद होने के बाद के एक्शन के लिए भाग दौड़ भरी जिंदगी में थकान मिटाने के लिए लोग लेते हैं एनर्जी ड्रिंक। अच्छा, बाय द वे इससे हाँ, सेठी साहब हैं कि सेठी साहब चले गए? एक बार मैं आगे के सेठी साहब एक बार जरा वेदांता पर आपसे राय ले ली जाए, क्योंकि आप काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, हमने इंटरव्यू भी किया। जो कुछ अनिल अग्रवाल साहब ने कहा, बताएं क्या कहेंगे उस पर? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, आपने तो इंटरव्यू में जो कुछ उनको पसंद नहीं था वो सब निकलवा लिया उनसे। जो भी बाजार को जानना था वो निकलवा लिया। और एक इस स्टॉक के बारे में तो अनिल जी एक बात तो कहना पड़ेगा अनिल जी कि इस पूरे 1.5 साल में अगर एक स्टॉक के लिए आपको जो जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों की दुआएं मिल रही है वो ये स्टॉक है अनिल जी। 80 रुपए के भाव में पहला बाईबैक का ऑफर था और आपने नहीं टेंडर करना है, नहीं देना है, नहीं देना है जो नारा दिया, आज देखिए जो खड़े रह गए उनको आज 80 रुपए की जगह 450 रुपए में भी अभी भी ये स्टॉक में खुद अनिल अग्रवाल साहब बोल के गए कि उनको लगता है ये 25% वैल्यू पे स्टॉक ट्रेड करता है। तो आई रिमेन एक्सट्रीमली बुलिश ऑन द स्टॉक। जिस तरह के सेगमेंट में ये ऑपरेट कर रही है, नॉन फेरस सेगमेंट देखिए, कॉपर, एल्यूमिनियम, फिर जिंक है, सिल्वर है, ऑयल है, सब में आग लगी हुई है। तो बहुत ही अच्छा था और उनकी बातों से अब थोड़ा ये लगा कि अब डीलिस्टिंग का उनका मूड नहीं है, तो हो सकता है इन प्राइस में। बट अनिल जी देखिए 376 पे अभी स्टॉक, और हाल ही में जो उन्होंने एक्विजिशन किया वो 350 के ऊपर के लेवल पे किया हुआ है, तो अभी भी वहां से कुछ नहीं हुआ है। तो अनिल जी इसको तो बस रखना है और मैं तो ये मानता हूँ कि आने वाले 9 से 12 महीने हो सकता है 450-500 तक के लेवल इस स्टॉक में आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, 450-500 तक के लिए आपको टारगेट्स आ सकते हैं। अब जो भी स्टॉक यहाँ से बढ़ेगा वो प्योरली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेसिस पर बढ़ेगा, क्योंकि किसी भी तरह के कॉर्पोरेट डेवलपमेंट का साफ तौर पर अनिल अग्रवाल साहब ने किया है इनकार। आइए, ये रहा आपके लिए। आइए अब बाजार बंद होने के बाद का एक्शन आपके लिए बता दूं। लोग जो एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, क्या वाकई में ये एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, क्या वाकई में बॉडी को एक्टिव रखता है? एक रिपोर्ट आई है जिसमें बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आए हैं और उनके मुताबिक हफ्ते में 4 से 5 दिन एनर्जी ड्रिंक्स लेने वाले युवाओं में हेल्थ से जुड़ी गंभीर समस्याएं पाई गई है। आज शाम 5 बजे हम आपकी खबर आपका फ़ायदा में इसी पर करेंगे चर्चा। एनर्जी ड्रिंक से जुड़े भ्रम और सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि एनर्जी ड्रिंक में ऐसा क्या है जो हेल्थ के लिए ख़राब है, और ख़राब है तो लोग क्यों पिए जा रहे हैं, कितना हेल्दी एनर्जी ड्रिंक्स। श्रेया गोयल जी होंगी, डाइटिशियन जानी मानी, और साथ ही डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी होंगी जो सीनियर फिजिशियन है, और शिखा अग्रवाल शर्मा जी होंगी, फाउंडर फैट टू स्लिम। ये तीनों ही मेहमान हमारे साथ होंगी जो आज इस मुद्दे पर करेंगी विचार विमर्श, आपके साथ देंगी राय। फैट कितनी हेल्दी एनर्जी ड्रिंक्स, ये है आपके लिए। ओह, एक ज़माना था भट्टी जी, आप भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं? बिल्कुल सर। हाँ। वो हम तो उस टंकी में से पानी पिए जो 2-2, 3-3 साल तक धुलती नहीं थी, है ना? उसके ऊपर वो काई वाई लगी हुई रहती थी, मक्खियाँ वक्खियाँ भी बैठती थी, मच्छर, कोई दिक्कत होती नहीं थी। तो ये भी आता। तब इम्यूनिटी लेवल कितना गजब था। आजकल मतलब मिनरल वाटर पीकर भी मतलब पेट खराब हो जाता है लोगों का, है ना? बिल्कुल यही वाली बात है। तो आप जितना वो रखोगे ना बड़ा सहेज करके, अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, थोड़ा मजबूत रहना सीखो। क्यों देखो एनर्जी ड्रिंक्स, पता नहीं हमारे पैनल में कौन सुमित जी लेते होंगे, बाकी तो मुझे कोई ऐसा लगता नहीं जो कोई एनर्जी ड्रिंक लेने वाला है अपने यहाँ? मैं नहीं लेता। अच्छा, आप भी ओरिजिनल हेल्दी हो सुमित जी, क्या बात है, वाह। हमें लगा आप तो नई जनरेशन वाले हो।
नहीं अनिल जी, ओरिजिनल हूँ। कुणाल जी, आपके इस कप में क्या है? एनर्जी ड्रिंक है, क्या है? एनर्जी ड्रिंक अनिल जी, चाय। मैं समझ गया, आपका एनर्जी ड्रिंक तो चाय है। तो चलिए, बिना एनर्जी ड्रिंक भी देखिए ये 6 महानुभाव इतने चुस्त दुरुस्त पॉजिटिव एनर्जेटिक आपके सामने बैठे हैं। फिर भी अगर आप लेते हैं तो एक बार ये शो देख लें, उसके बाद आप अपना मन बना लें, लेना है कि नहीं लेना, आगे आपकी मर्जी। 5 बजे जुड़ जाइएगा। आज की प्लानिंग, कल का आराम। लंबी अवधि में निवेश में सही समय पर सही पैसे लगाने से मिलता है शानदार रिटर्न। रिटायरमेंट से लेकर बच्चों की पढ़ाई और शादी जैसे लक्ष्यों के लिए कहां आपको करना चाहिए इन्वेस्ट, डेट फंड या फिर दूसरे म्यूचुअल फंड। लंबी अवधि के लिए जो सारे विकल्प हैं उन पर करेंगे हम बातचीत। कैसे चुने सही इंस्ट्रूमेंट, आपके लिए एफडी पीपीएफ में निवेश अच्छा होगा या म्यूचुअल फंड्स में, और सारे जो ऑप्शंस है उस पर आज शाम 6:30 बजे देखिए ये विशेष शो, लंबी रेस का निवेश। आपका मार्केट में निवेश हो या फिर कोई प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन पर आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना ही पड़ता है। सबसे ज़्यादा चर्चा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर होती है। रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने कहा है कि देश में कैपिटल गेन टैक्स को यूनिवर्सल करने की ज़रूरत है और इस दिशा में काम हो रहा है। इंडिया 360 डिग्री में आज हम बात करेंगे और समझेंगे कैपिटल गेन का पूरा गणित। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अलग अलग टेन्योर का क्या खेल है, इसमें बदलाव की ज़रूरत क्यों है, चर्चा इसी पर करेंगे। LTCG पहली उल्टी सीधी, ये हमारी कवर स्टोरी, और इसके अलावा देश दुनिया की सारी खबरें रात 8 बजे आपको देखना है। और कल है क्रेडिट पॉलिसी, 10 बजे आएगी क्रेडिट पॉलिसी। गवर्नर साहब बताएंगे आपको ब्याज दरों में बदलाव है कि नहीं, थोड़ी सी पॉलिसी बताएंगे, फिर ब्रेक लेंगे। 12 बजे होंगी उनकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके। हम 9:45 बजे से तैयार हैं आपके लिए पॉलिसी के लिए, बाकी तो सुबह 7 बजे से तैयार हैं भाई पॉलिसी के लिए। अजय बग्गा साहब होंगे, अतुल जोशी साहब होंगे, के मिस्त्री साहब होंगे, और बाकी और हमारे सारे मेहमान, और पूरा पैनल तो हो गई। ऐसा मत समझना कि कुणाल जी, राकेश जी और बाकी सारे हमारे वागले साहब से लेकर बाकी सारे एक्सपर्ट्स नहीं, ये सारे तो हैं ही, होंगे ही। इनके अलावा पॉलिसी के और एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं जो आपको पॉलिसी के बारे में पूरी देंगे जानकारी, क्रेडिट पॉलिसी की पूरी कवरेज। और इस बार की पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आज सुबह से 2-3 बार बोल दिया है पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। कल एक्सपायरी का भी दिन है, आज बाजार हाई पर बंद हुए हैं, 200 डाउ ऊपर दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें। तो कल है ना, कोई छुट्टी उट्टी इधर उधर का काम पहले ही निपटा लेना, एक्शन ज़्यादा है। फिर ये मत बोलना मैं तो इधर उधर हुआ था और मार्केट एकदम से 100-200 ऊपर नीचे हो गया। ये कल कुछ भी हो सकता है, वोलेटाइल रह सकता है, निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, तैयार होकर एकदम आइएगा। फिलहाल बाजार की क्लोजिंग एग्जैक्टली वही है, 17,465 बोला था, 17,464 पर आ गई, 17,463.80 एग्जैक्ट। अब इतना ही दिमाग से तो इतने ही कैलकुलेशन हो सकता है। हाँ। और बैंक निफ्टी 38,610 आपकी क्लोजिंग आती हुई दिख रही। तो फाइनली बढ़िया तेजी के साथ डे हाई पर हम हुए हैं बंद। ये एक अच्छा एक्शन आपके लिए आज बाजार का। विदा लेने का वक्त। कुणाल जी का धन्यवाद, वागले साहब, जय ठक्कर, सचिन जी, किरण जी, सेठी साहब और हमारे जय ठक्कर साहब, सुमित जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और पता नहीं सेठी साहब, मुझे ऐसा क्यों लगता है जिस दिन आप पूरे दिन शो करते हो उस दिन बाजार ज़्यादातर ऊपर बंद होता है, ऐसा सही है? मैं इसका मतलब ये नहीं कि 5 दिन आप बोला लो कि 5 दिन में उधर ही बैठा रहो। तो फिर आप किसी दिन खराब भी बंद करवाओ, नहीं तो हम तो यही मानेंगे। नहीं, चलिए बढ़िया है कि अच्छी तेजी के साथ आज बाजार बंद होते हुए नजर आए। सभी मेहमानों से लेंगे विदा।